कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत शाम से। रूनान अकेली ही अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही है। वो बार बार अपनी तलवार हवा में घुमाती है, लेकिन उसे तसल्ली नहीं मिल रही। वो आसमान की तरफ देखती है और सोचती है कि रेयन के वार कितने हल्के, सॉफ्ट और स्मूथ होते हैं, फिर भी उनमें इतनी ताकत कैसे होती है। रूनान खुद से पूछती है कि आखिर वो कहाँ गलती कर रही है। रूनान की नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है। उसे पूरा यकीन था कि रेयन अभी भी वहाँ अंदर अपनी आखिरी सांस तक ट्रेनिंग कर रहा होगा। रूनान का मन करता है कि वो अंदर जाए और रेयन से उसकी ताकतों का राज पूछे, लेकिन फिर वो अपनी नजरें चुरा लेती है। वो सोचती है कि बिना किसी खास वजह के रेयन को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो अपनी प्रैक्टिस खुद ही जारी रखने का फैसला करती है। अचानक रूनान के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी चमक आ जाती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और उसे याद आता है कि उसने रेयन की सबसे मनपसंद आइसक्रीम खरीदी है। वो खुश होकर सोचती है कि वीकेंड पर रेयन को जल्दी आना चाहिए ताकि वो उसे ये आइसक्रीम दे सके। रात के अंधेरे में सड़क पर चलते हुए रूनान बस यही सोच रही थी कि वो कब रेयन को उसकी फेवरेट ट्रीट देगी। लेकिन दोस्तों, ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। जैसे ही रूनान गली के एक मोड़ पर पहुंचती है, पीछे से कोई उसे आवाज देता है। रूनान के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो धीरे से पीछे मुड़ती है और सामने जो खड़ा था उसे देखते ही रूनान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ छा जाता है जैसे उसने साक्षात मौत को देख लिया हो। अंधेरे में मुस्कुराते हुए खड़ा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका सगा भाई सीरिया सालियन था। सीरिया उनकी फैमिली की एक साइड ब्रांच से ताल्लुक रखता था। सीरिया अपनी आंखें बंद करके बहुत ही डरावनी शांति के साथ कहता है, बहुत वक्त हो गया न हमें मिले हुए, लेकिन अगर तुम मुझे देखकर ऐसा डरा हुआ चेहरा बनाओगी तो मैं उदास हो जाऊंगा। सीरिया उसे याद दिलाता है कि उसने पहले भी रूनान को चेतावनी दी थी कि वो कभी ऐसा चेहरा न बनाए। सीरिया घुटनों के बल बैठता है और बहुत ही शातिर तरीके से रूनान को घूरते हुए कहता है, लगता है तुम्हारे लीडर रेयन की ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर सीरिया के चेहरे पर एक पागलपन मनाकर लुक छा जाता है। वो एक झटके में रूनान के करीब आता है और खौफनाक आवाज में कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जान जोखिम में डालकर युद्ध के मैदान बैटलफील्ड में जाओ। रूनान डर के मारे पीछे कूदती है और पागलों की तरह चीखने लगती है। सीरिया अपना सिर नीचे झुका कर कहता है, लगता है तुम कुछ पुरानी बातें भूल गई हो, मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। सीरिया उससे पूछता है कि वो जो गिलहरी स्क्विरल थी जिसकी तुम देखभाल करती थी, उसका नाम क्या था? रूबी? रूबी का नाम सुनते ही रूनान कांपने लगती है। वो अपने भाई के आगे गिड़गिड़ाती है कि प्लीज उस जानवर का नाम मत लो, लेकिन सीरिया कहाँ रुकने वाला था। उसके हाथ में एक जानवर था। वो बहुत ही बेरहमी से उस जानवर को अपने ही हाथों से कुचल कर मार डालता है। रूनान की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो मरे हुए जानवर जमीन पर पड़े थे। रूनान पूरी तरह से टूट जाती है और जमीन पर बैठकर अपने ही हाथों से उन जानवरों के लिए कब्र खोदने लगती है। उसके भाई के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, लेकिन रूनान की आंखों में सिर्फ खौफ था। वो घुटनों के बल गिरती है और अपने सिर को पकड़कर पागलों की तरह चीखते हुए कहती है, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। सीरिया एक बहुत ही डरावनी मुस्कान के साथ उसके कान के पास आता है और फुसफुसाता है, तुम सिर्फ मेरी हो। जब तक वो तय किया हुआ दिन नहीं आ जाता, तुम कोई भी खतरनाक काम नहीं करोगी। तुम्हें बस उतनी ही बार सांस लेनी है जितनी बार मैं चाहूंगा। रूनान डर से कांपते हुए अपना सिर नीचे झुका लेती है, लेकिन तभी बूम, सड़क पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। सीरिया का चेहरा अचानक सीरियस हो जाता है। धूल के गुबार के बीच से हमारा एमसी रेयन अपनी तलवार हाथ में लिए बाहर आता है। रेयन के चेहरे पर भयंकर गुस्सा था। वो अपनी तलवार से सीरिया का रास्ता रोकता है और गरजते हुए पूछता है, तुम कौन हो? सीरिया अपनी वही पुरानी शातिर मुस्कान चेहरे पर ले आता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर कोई किसी का नाम जानना चाहता है तो उसे पहले अपना नाम बताना चाहिए। मुझे तुम बच्चों को इतनी छोटी छोटी बातें सिखानी पड़ेंगी क्या? रेयन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि इतनी रात को एक अकेली लड़की को डराने वाले इंसान को वो सिर्फ एक लुटेरा या गुंडा ही मान सकता है। सीरिया अपनी आंखों में नफरत छिपाते हुए कहता है कि वो कोई लुटेरा नहीं है बल्कि रूनान का बड़ा भाई है। रेयन रूनान की तरफ देखता है जो अभी भी डर से कांप रही थी और अपना सिर पकड़कर सब कुछ भुलाने की कोशिश कर रही थी। रेयन अपनी भौहें सिकोड़ता है और पूछता है, क्या तुम सच में इसके भाई हो? क्योंकि इसकी हालत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। सीरिया हंसते हुए कहता है कि वो बहुत दिनों बाद अपनी बहन से मिला है, इसलिए उसने बस एक छोटा सा मजाक किया था। रेयन को ये सुनकर और गुस्सा आता है। वो पूछता है कि क्या अपनी ही बहन के सामने एक मासूम गिलहरी को जान से मार देना मजाक होता है? सीरिया अपनी आंखें बंद करके झूठ बोलता है कि वो कोई असली जानवर नहीं था बल्कि सिर्फ एक खिलौना था। वो अपना काली हाथ दिखाता है, लेकिन रेयन का तेज दिमाग सब समझ चुका था। वो बिना कोई इमोशन दिखाए मन ही मन समझ जाता है कि सीरिया ने अपने खतरनाक और से उस गिलहरी का खून और मांस तक जला दिया है ताकि कोई सबूत न बचे। सीरिया एक डिब्बा दिखाते हुए कहता है कि वो एक बहुत ही लंबे मिशन पर जा रहा है, इसलिए बस अपनी बहन से मिलने आया
आया था। वो जाने से पहले रेयन को रूनान का अच्छा दोस्त बताते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन रेयन जानता था कि ये आदमी कौन है। रेयन को याद आता है कि ये सीरियस एलियन है, आने वाली जनरेशन के उन 12 खूंखार राक्षसों 12 मॉन्स्टर्स में से एक जो इस दुनिया पर राज करने वाले हैं। रेयन समझ जाता है कि ये आदमी शरीफ दिखने का नाटक कर रहा है, लेकिन असल में ये एक नंबर का साइकोपैथ है। रेयन रूनान को एक बगी कैरेज में घर छोड़ने जाता है। रूनान उसे शुक्रिया कहती है। रेयन उसे समझाता है कि कल उन्हें एक बहुत बड़े मिशन के लिए निकलना है, इसलिए उसे जल्दी सो जाना चाहिए। अपने घर पहुंचकर रूनान खिड़की के पास बैठी है। उसके हाथों में वो आइसक्रीम का डिब्बा है जो वो रेयन के लिए लाई थी। उसे अपना वो भयानक पास्ट याद आने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे रूबी गिलहरी के पेट में बच्चे थे और वो बहुत सेंसिटिव थी, लेकिन उसके साइको भाई ने उस मासूम जानवर को बेरहमी से मार दिया था। सीरिया ने उस दिन रूनान को धमकी दी थी कि अगर उसने खुद को कोई भी चोट पहुंचाई या ये बात अपने मम्मी पापा को बताई तो वो उन्हें भी जान से मार देगा। सीरिया ने साफ कह दिया था कि उसे परिवार की कोई जरूरत नहीं है, वो सबको मिटा सकता है और सिर्फ रूनान को जिंदा रखेगा। रूनान समझ गई थी कि अगर उसने मुंह खोला तो उसके अपनों की जान चली जाएगी, इसलिए उसने चुपचाप ये दर्द सहने का फैसला किया था। रूनान सोचती थी कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में रेयन आया। रूनान सोचती है कि रेयन कितना अजीब इंसान है। वो इतनी मेहनत करता है, इतनी मुश्किलों का सामना करता है और अपने आसपास के हर इंसान को बदल देता है। रूनान भी रेयन के साथ खुद को बदलना चाहती थी, लेकिन वो अपने पास से बाहर नहीं आ पा रही है। अगले दिन पूरी स्क्वाड एक जाटान नाम के गांव में पहुंचती है जो राज्य के एकदम साफ में था। हेड इंस्ट्रक्टर सबको बताते हैं कि इंटरडिमेंशनल गेट से यहाँ तक आने में सब थक गए होंगे, इसलिए मिशन शुरू करने से पहले ये उनका आखिरी रेस स्टॉप है। रात को आग के पास बैठे हुए रेयन वन ह्यूमन डीमन किंग रात से बात कर रहा था। रेयन रात को शुक्रिया कहता है कि कल अगर उसने उस सस्पिशियस आदमी की तरफ इशारा नहीं किया होता तो रेयन को सीरिया के बारे में पता नहीं चलता। रात जो हमेशा रेयन को मारने की फिराक में रहता है, वो आज एक अलग ही रूप में था। रात कहता है कि वो लड़की रूनान जो हमेशा उसे इतनी टेस्टी ट्रीट स्क्रीम खिलाती है, वो साइको आदमी उस लड़की को परेशान कर रहा है। रात रेयन से कहता है अपना शरीर मुझे दे दे, मैं अभी जाकर उस आदमी को जान से मार दूंगा और तेरा शरीर तुझे वापस कर दूंगा। रेयन हंसते हुए पूछता है कि एक डीमन किंग इतना दयालु कैसे हो सकता है। रात पूरे ईगो के साथ जवाब देता है एक राजा की दया दुगनी होती है और उसका बदला 10 गुना। अगर उसने मुझे वो ट्रीट नहीं खिलाई होती तो बात अलग थी। रेयन सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि सीरिया रूनान का भाई है, इसलिए वो उसे यूं ही नहीं मार सकता, लेकिन रेयन ये भी मानता है कि रूनान इस पूरी दुनिया में पहली ऐसी अजनबी स्ट्रेंजर है जिसने पिछली और इस जिंदगी में उसकी बिना किसी मतलब के परवाह की है। रेयन कसम खाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद अपने हाथों से उस सीरिया को मौत की घाट उतार देगा। सफर के दूसरे दिन स्क्वाड अपनी मंजिल के करीब पहुंचती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। स्नो लेक नाम के खतरनाक बैंडिट्स ने एक पूरे गांव को श्मशान बना दिया था। चारों तरफ जली हुई लाशें पड़ी थीं। मासूम गांव वालों को पहले चाकों से गोदा गया था और फिर जिंदा जला दिया गया था। रूनान ये भयानक नजारा देखकर कांपने लगती है। उसका पेट खराब होने लगता है। हेड इंस्ट्रक्टर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो बताते हैं कि स्नो लेक के लुटेरों ने ये खौफनाक काम इसलिए किया है ताकि कोई उन्हें भूलने की गलती न करे। इंस्ट्रक्टर हर स्टूडेंट को एक साइलेंट विसल शांत सीटी देते हैं। ये कोई आम सीटी नहीं थी, इसकी आवाज सिर्फ स्पेशल ट्रेनिंग लिए हुए लोग इंस्ट्रक्टर्स ही सुन सकते थे। इंस्ट्रक्टर बहुत ही कड़ा आदेश देते हैं। वो कहते हैं कि खतरे के वक्त ये सीटी बजाना और हम तुरंत पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर मौका मिले तो उन खूंखार लुटेरों को बिना किसी रहम के जान से मार देना। ये ऑर्डर सुनकर रूनान के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगती हैं। उसे अपने साइको भाई की बात याद आ जाती है कि कोई भी खतरनाक काम मत करना, सिर्फ जिंदा रहना, वरना मैं सबको मार दूंगा। रूनान पूरी तरह से डर के साए में थी। तभी रेयन उसके पास आता है। वो बहुत ही प्यार और भरोसे के साथ रूनान की तरफ देखता है और उसे अपनी स्क्वाड में शामिल होने को कहता है। रूनान बिना कुछ बोले अपना सिर नीचे झुकाए हुए रेयन का हाथ पकड़ लेती है और हाँ में सिर हिलाती है। स्क्वाड आगे बढ़ती है और उनके सामने एक बहुत ही ऊंचा बर्फीला पहाड़ खड़ा था। लूटन रेयन एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर पूरे इलाके का जायजा लेता है। वो अपनी स्क्वाड को समझाता है कि नॉर्मल स्टेज यही होती है कि ऊंची पहाड़ी पर कब्जा करो, लेकिन ये तरीका यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उन बैंडिट्स को अच्छे से पता है कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। वो कभी भी इतने ऑब्वियस रास्तों पर नहीं छुपेंगे। राव कहता है कि हम बाकी टीम्स को इस जंगल की तलाशी लेने देते हैं और हम सीधे उस पहाड़ी के पीछे जाएंगे। राव रूनान की तरफ देखता है और उसकी आंखों में रूनान के लिए एक अजीब सी दया पिटिया जाती है। वो जानता है कि रूनान अंदर से कितनी डरी हुई है। तभी डीमन किंग राथ, जो हमेशा राव के मजे लेने के लिए तैयार रहता है, वो राव के कान में फुसफुसाता है कि तुम कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं लग रहे अपनी इस दोस्त के लिए। क्या तुम सच में उससे बात नहीं करना चाहते? राव एक गहरी सांस लेता है। वो मन ही मन
रात को जवाब देता है कि उसे खुद नहीं पता कि ऐसी सिचुएशन में क्या कहना चाहिए। ये रनान का फैमिली मैटर है। राउन को अपनी माँ सिल्विया का ख्याल आता है और वो सोचता है कि वो खुद अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर नहीं है, लेकिन राउन अपनी मुट्ठी कसकर भींचता है और फैसला करता है कि रूनान के उस साइको बाइसीरिया को वो छोड़ेगा नहीं। मौका मिलते ही वो उस परेशानी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देगा, लेकिन अभी के लिए उनका फोकस सिर्फ इस मिशन पर होना चाहिए। अब वो लोग घने बर्फीले जंगल के अंदर घुस चुके हैं। कदम कदम पर खतरा है। राउन नोटिस करता है कि इन बैंडिट्स ने अपने पैरों के निशान बहुत ही चालाकी से छुपाए हैं। कोई आम इंसान या नया स्वॉर्ड्समैन तो इन्हें कभी ढूंढ ही नहीं पाता, लेकिन दोस्तों वो लोग भूल गए कि वो किससे डाले रहे हैं। राव अपनी पिछली जिंदगी में कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा असैसिन रह चुका है। वो अपने हाथ में ओडी सी बर्फ उठाता है और सोचता है कि एक बेहतरीन असैसिन सिर्फ मारना नहीं जानता, उसे ट्रैकिंग करना, पीछा करना और इन्फॉर्मेशन निकालना भी बहुत अच्छे से आता है। राव अपनी स्क्वाड से कहता है कि ये मामूली लुटेरे मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते, इनका हाइडआउट यहीं कहीं आसपास है। राव एकदम सीरियस टोन में ऑर्डर देता है, मेरे पीछे आओ और एक भी आवाज मत करना। कुछ दूर चलने के बाद राव के कदम अचानक रुक जाते हैं। उसके सामने बर्फ में कुछ खतरनाक ट्रैप्स जाल बिछे हुए थे। राव अपनी भौहें सिकोड़ता है। वो समझ जाता है कि ये ट्रैप्स सिर्फ दिखावे के लिए हैं। बैंडिट्स को लगा था कि कोई यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, और तभी झाड़ियों के पीछे से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। राव और रुनान छुप कर देखते हैं। सामने एक गुफा केव थी और बाहर बर्फ में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। वो बच्चा बुरी तरह कांप रहा था। उसे हॉस्टेज बंधक बनाकर रखा गया था। गुफा के बाहर दो पहरेदार खड़े थे जो आपस में बातें कर रहे थे। वो दोनों बहुत ही लो लेवल के स्वॉर्ड्समैन थे, क्योंकि उनके शरीर से कोई और नहीं निकल रहा था, और उनके ठीक पास एक बहुत ही भारी भरकम डरावना सा आदमी सो रहा था। उस सोते हुए आदमी को देखकर ही लग रहा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तलवारबाजी में निकाल दी है। गुफा के अंदर से और भी आवाजें आ रही थी, जिसका मतलब था कि अंदर कम से कम 1 दर्जन और लुटेरे हो सकते हैं। अब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी थी। स्क्वाड मेंबर्स आपस में फुसफुसाते हैं कि हमें पीछे हटना चाहिए और मेन फोर्सेस इंस्ट्रक्टर्स का इंतजार करना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में दुश्मनों से भिड़ना बेवकूफी होगी, लेकिन राव की नजर उस छोटे से बच्चे पर थी जो बर्फ में जम रहा था। अगर उन्होंने इंतजार किया तो वो बच्चा ठंड से मर जाएगा। राउन का हाथ धीरे से अपनी तलवार की मूठ हिल्ट पर जाता है। वो फैसला करता है कि इससे पहले कि दुश्मन उन्हें देख ले, वो चुपचाप उन पहरेदारों को मार गिराएगा और बच्चे को बचा लेगा। राव तुरंत रूनान की तरफ मुड़ता है। रूनान, मेरी तरफ देखो। रूनान की आंखों में अभी भी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी थी। राव उसे यकीन दिलाता है कि हम उस बच्चे को बचा सकते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राव अपना प्लान समझाता है। जैसे ही मैं इशारा करूंगा, तुम्हें अपने माना का इस्तेमाल करके इस पूरे एरिया को साउंड प्रूफ, आवाज रोधी बनाना होगा। बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। क्या तुम ये कर पाओगी? रूनान राव के उस कॉन्फिडेंट चेहरे को देखती है। वो खुद से पूछती है, क्या मैं कभी राव जैसी बन पाऊंगी? राव उसे हिम्मत देता है, तुम कर सकती हो। उधर वो लुटेरे आपस में मजे ले रहे थे। एक लुटेरा उबासी लेते हुए कहता है, यार मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, हम और कितनी देर यहाँ पहरा देंगे? तभी अचानक एक लुटेरे को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो चिल्लाता है, वहाँ कौन है? यही वो बल था। राव इशारा करता है और रूनान तुरंत अपना ऑरा फैलाकर एक माना बैरियर खड़ी कर देती है। बाहर की आवाज अंदर और अंदर की आवाज बाहर जाना बंद। लुटेरे घबरा जाते हैं कि अचानक ये सन्नाटा कैसा, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, राव एक परछाई की तरह उनके बीच पहुंच जाता है। राव सोचता है कि उस सोते हुए बड़े स्वॉर्ड्समैन से भिड़ने से पहले इन दो प्यादों को निपटाना जरूरी है। राव की तलवार बिजली की रफ्तार से चलती है, खचाक। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। राव ने जिस पहरेदार का सिर काटा था, वो कटा हुआ सिर हवा में उड़ता हुआ सीधा रूनान की तरफ जाकर गिरता है। खून से लथपथ उस सिर को देखकर रूनान की आंखें पटी की पटी रह जाती हैं, और अचानक उसके दिमाग में वो भयानक मंजर घूमने लगता है। उसे अपने साइको भाई की वो डरावनी मुस्कान याद आती है और वो मरी हुई गिलरी रूबी की लाश याद आती है। रूनान का पास्ट ट्रॉमा उसे पूरी तरह जकड़ लेता है। रूनान के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो बर्फ पर गिर पड़ती है और पागलों की तरह चीखने लगती है। राव ये देखकर दांत पीस लेता है। डैम इट, माना बैरियर टूट गया। रूनान की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी थी। अगर वो ऐसे ही चीखती रही तो गुफा के अंदर बैठे सारे 39 लुटेरे बाहर आ जाएंगे। तभी वो बड़ा वाला स्वॉर्ड्समैन जाग जाता है। वो गुस्से में अपनी तलवार उठाता है और राव पर हमला करने दौड़ता है। रूनान ने डर के मारे अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया था, लेकिन हमारा एमसी राव ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है। राव हवा में उछलता है और सीधे उस बड़े स्वॉर्ड्समैन के सिर पर अपना पैर रखकर उसे जमीन पर दे मारता है। राव की आंखों में मौत का खौफ था। वो उस लुटेरे को धमकी देता है, अगर तूने अपना मुंह खोला तो मैं तुझे यहीं गाड़ दूंगा। मैं जो पूछूंगा उसका सीधा जवाब देना। एक भी झूठ बोला तो तेरी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। वो लुटेरा दर्द से कांपते हुए हामी भरता है। कमाल की बात यह है कि रूनान, जो कुछ सेकंड पहले पैनिक अटैक में थी, उसने राव को देखकर तुरंत अपने आप को संभाला और बैरियर दोबारा खड़ी कर दी। राव मुस्कुराता
कहता है कि चलो मेरी दोस्त आखिरकार संभल गई। अब शुरू होती है इंटरोगेशन। राउन अपनी तलवार उस लुटेरे की गर्दन पर रखता है। तुम्हारे ग्रुप में कितने लोग हैं और बाकी सब कहाँ हैं? लुटेरा डरते हुए बताता है कि अंदर 39 लोग हैं। राउन पूछता है तुम्हारे पास कितने हॉस्टेजेस बंधक बचे हैं? लुटेरा कांपते हुए कहता है सिर्फ एक। ये सुनकर राउन समझ जाता है कि बाकी सबको इन्होंने मार दिया है। वो छोटा बच्चा जो बाहर बर्फ में बैठा था वो रोते हुए कहता है वो मेरी बहन है, प्लीज उसे बचा लो। रूनान तुरंत उस बच्चे के पास जाती है और उसे गले लगा कर कहती है डरो मत, हम तुम्हारी बहन को जरूर बचाएंगे। राउन भी वादा करता है कि वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे, लेकिन राउन का टैक्टिकल दिमाग कैलकुलेट कर रहा था। अंदर अभी भी कम से कम 36 खूंखार लुटेरे हैं और एक बहुत ही हाई लेवल का सॉर्ड्समैन। अंदर जाकर लड़ना बेवकूफी होगी। राउन कहता है कि हमें रीइंफोर्समेंट्स इंस्ट्रक्टर्स को बुलाना होगा। रूनान अपनी जेब से वो साइलेंट व्हिसल शांत सीटी निकालती है जो उन्हें हेड इंस्ट्रक्टर ने दी थी। ये सीटी आम इंसानों को सुनाई नहीं देती, सिर्फ और यूजर्स इसे सुन सकते हैं। रूनान आंखें बंद करके पूरी ताकत से सीटी बजाती है। राउन चारों तरफ देखता है, उम्मीद करता है कि इंस्ट्रक्टर्स आसपास ही होंगे, लेकिन तभी गुफा के अंदर से एक बहुत ही भारी और खौफनाक आवाज आती है। बाहर एक बहुत ही हल्की सी आवाज सुनाई दी है। लगता है हमारे मेहमान आ गए हैं। राउन के पसीने छूट जाते हैं। क्या उसने इस साइलेंट व्हिसल की आवाज सुन ली? इसका मतलब अंदर कोई बहुत ही तगड़ा प्रोफेशनल बैठा है। राउन को खुद वो आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी थी, लेकिन अंदर बैठे उस शैतान ने उसे पकड़ लिया था। गुफा के अंधेरे से एक आदमी बाहर आता है। वो कोई आम लुटेरा नहीं था, वो स्नो लेक का लीडर था और उसके हाथ में उस छोटे बच्चे की बहन थी जिसके गले पर उसने एक धारदार चाकू रखा हुआ था। लीडर एक डरावनी मुस्कान के साथ कहता है तुम बच्चों में बड़ी हिम्मत है जो यहाँ तक आ गए। राउन अपनी तलवार को उस जमीन पर पड़े लुटेरे की गर्दन पर ओढ़ा और दबाता है और ठंडी आवाज में कहता है ये सब बकवास बंद करो, मुझे सिर्फ हॉस्टेज एक्सचेंज बंधकों की अदला बदली करना है। इस बच्ची को छोड़ दो और मैं तुम्हारे आदमी को छोड़ दूंगा। ये सुनकर वो लीडर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी में एक पागलपन था। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे इस नकारा आदमी की कोई परवाह है? इस छोटी बच्ची के नाखून के बराबर भी इसकी कोई औकात नहीं है मेरे लिए। लीडर अपनी तलवार उस बच्ची की गर्दन के और करीब ले जाता है। क्या तुम सच में देखना चाहते हो कि इस बच्ची का सिर कैसे धड़ से अलग होता है? अपनी तलवार नीचे रखो वरना। राव अपनी भौहें सिकोड़ता है। वो जानता था कि ये आदमी ब्लैकमेल कर रहा है। राव बिना मुड़ी रूनान को ऑर्डर देता है रूनान जब तक मैं इशारा न करूं पीछे मत मुड़ना। और फिर दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग पल आता है। वो लीडर सच में अपनी तलवार चला देता है, लेकिन बच्ची पर नहीं बल्कि वो अपने ही उस आदमी का गला काट देता है जिसे राव ने पकड़ा हुआ था। खून का फव्वारा फूट पड़ता है। लीडर हंसते हुए कहता है देखा मुझे किसी की परवाह नहीं। लेकिन राव को इसी पल का इंतजार था। जैसे ही लीडर का ध्यान भटकता है राव पूरी ताकत से अपनी तलवार हवा में फेंकता है। तलवार एक मिसाइल की तरह सीधा जाकर उस लीडर के शरीर में घुस जाती है। खून के छींटे उड़ते हैं और लीडर दर्द से चीखते हुए पीछे गिर पड़ता है। बच्ची उसके हाथों से छूट जाती है। राव चिल्लाता है रूनान अब फ्रॉस्ट मिस्ट बर्फीला कोहरा बनाओ। रूनान तुरंत अपना हाथ जमीन पर मारती है और अपनी पूरी मैजिक पावर रिलीज कर देती है। जोरदार धमाका होता है और पूरा एरिया एक घने बर्फीले कोहरे से ढक जाता है। कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। गुफा के अंदर से बाकी लुटेरे बाहर भागते हैं। अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो बच्ची को लेकर भागे, ढूंढो उन्हें और जान से मार दो। कोहरे का फायदा उठाकर राव दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठा लेता है और रूनान के साथ जंगल की तरफ भागता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वो लोग एक ऊंची पेड़ के पास पहुंचते हैं। राव देखता है कि दोनों बच्चे ठंड से बेहोश हो चुके हैं। इस हालत में वो लोग भाग नहीं सकते और अगर उन्होंने इन लुटेरों को यहीं नहीं रोका तो ये लोग जाकर किसी और गांव को जला देंगे। राव रूनान की तरफ मुड़ता है और एक बहुत ही भारी फैसला सुनाता है रूनान तुम इन बच्चों के साथ यहीं रुको, मैं जाकर उन सबको खत्म करता हूँ। रूनान ये सुनकर घबरा जाती है। उसकी नजर राव के हाथ पर पड़ती है जहाँ से खून बह रहा था। रूनान रोने लगती है नहीं तुम घायल हो, अंदर 30 से ज्यादा लोग हैं, तुम अकेले मारे जाओगे, प्लीज मत जाओ, इंस्ट्रक्टर्स आने ही वाले होंगे, हम उनका इंतजार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर राव जो बात कहता है वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगी। राव का चेहरा एकदम शांत था लेकिन उसकी आवाज में एक गजब का भारीपन था। राव कहता है रूनान बैटलफील्ड युद्ध का मैदान हमेशा डरावना होता है, चाहे तुम ट्रेनी हो या कोई बहुत बड़ा स्वॉर्ड्समैन, डर सबको लगता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि डर से भी ज्यादा खौफनाक चीज क्या होती है? रूनान रोते हुए उसे देखती है। राव कहता है सबसे खौफनाक होता है वो पछतावा जब तुम्हें कुछ करना चाहिए था और तुमने कुछ नहीं किया। राव आगे कहता है इन लुटेरों ने उन मासूमों को मारा है जो अपने गांव और अपने अपनों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो अपने प्यारों की खातिर अपनी जान दे देते हैं। हम स्वॉर्ड्समैन हैं रूनान, हमारा काम है उन लोगों की इच्छा विल को आगे बढ़ाना जिन्होंने दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये शब्द सुनकर रूनान की आंखें पटी रह जाती हैं। राव फिर रूनान के उस सबसे बड़े डर उसके भाई के बारे में बात करता है। मुझे नहीं पता तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम उस इंसान से जितना डरोगी, तुम जितना भागोगी, उसकी परछाई उतनी ही बड़ी होती जाएगी। ये डर तुम्हारे अंदर घर कर जाएगा। अगर तुम आज भागोगी तो तुम्हें पूरी जिंदगी भागना पड़ेगा। राव एक कदम आगे बढ़ाता है। रूनान तुम्हें अब छुपने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को और अपने अपनों को बचाना होगा। राव अपनी जेब से एक ऑब्जेक्ट निकालता है, शायद कोई हथियार या कोई निशानी, और रूनान के हाथ में रख देता है। अब आगे क्या करना है ये फैसला तुम्हारा है। इतना कहकर
राव मुड़ता है और उन खूंखार लुटेरों की पहुंच की तरफ अकेला चल पड़ता है। उधर रूनान राव की बातें सुनकर अंदर तक हिल चुकी थी। उसके आंसू रुक जाते हैं। उसे लगता है जैसे वो सालों से किसी अंधेरे कुएं में कैद थी और आज आखिरकार उसे रोशनी की एक किरण दिखाई दी है। उसे अपने पास से आजाद होना ही होगा। उसे उन लोगों को बचाना होगा जो उसके लिए मायने रखते हैं। रूनान के मन से उसके भाई का खौफ धीरे धीरे गायब होने लगता है। वो समझ जाती है कि अब छुपने का वक्त खत्म हो चुका है। और दूसरी तरफ राव सीधा उन लुटेरों के सामने जा खड़ा होता है। लुटेरे उसे अकेला देखकर हंसने लगते हैं। मारो इस बच्चे को, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। सारे लुटेरे एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो मौत को दावत दे रहे हैं। राव एक हवा के झोंके की तरह उनके बीच से निकलता है। वो उनके हमलों को ऐसे डॉज कर रहा था जैसे वो कोई खेल हो। कचाक कचाक तलवारों की आवाजें गूंजती हैं। राव की रफ्तार इतनी तेज थी कि लुटेरे उसे देख भी नहीं पा रहे थे। तभी वो लीडर जो अभी तक जिंदा था, वो गुस्से से पागल होकर राव पर पीछे से झपटता है, लेकिन राव तो जैसे पहले से ही तैयार था। वो पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है। लीडर हैरान होकर चारों तरफ देखता है, क्या ये कहाँ गया? और अगले ही पल मौत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। रेयन की फेंकी हुई वो तेज धार वाली तलवार सीधा जाकर उस लुटेरों के सरदार के गले को चीर देती है। हवा में खून के छींटे उड़ते हैं और एक बिना सिर वाले धड़ का सिलुएट परछाई जमीन पर गिर पड़ता है। सरदार का कटा हुआ सिर दूर जाकर गिरता है। ये खौफनाक नजारा देखकर बाकी बचे हुए लुटेरों के होश उड़ जाते हैं। उनकी आंखें पटी की पटी रह जाती हैं। वो डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, ये लड़का इंसान नहीं, ये एक मॉन्स्टर है। इतनी सी उम्र में इसके पास इतनी भयंकर ताकत कहाँ से आई? एक लुटेरा तो इतना डर गया था कि वो कांपते हुए पूछता है, क्या ये सच में कोई नया रुकी नौसिखिया है? पिक और लुटेरा हथियार डालते हुए कहता है कि अब हमारा सरदार ही मारा गया है तो हमें सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सब लुटेरे एक जैसे नहीं होते। तभी एक भारी भरकम सॉर्ड्समैन अपनी तलवार लेकर सीधा रेयन पर हमला कर देता है। लेकिन हमारा एमसी रेयन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो पलक झपकते ही अपनी तलवार से उस भारी हमले को ब्लॉक कर लेता है। वो सॉर्ड्समैन अपनी तलवार को रेयन के कंधे के पास दबाते हुए बहुत ही घमंड से कहता है, तुम जैसे छोटे बच्चे को मौका देना हमारी बेवकूफी होगी। ये नॉर्थ साउथ अलायंस के पुराने मेंबर्स की बेइज्जती है। वो रेयन के कपड़ों और उसके चेहरे को घूरते हुए मजाक उड़ाता है, तुम्हारा चेहरा और ये महंगे कपड़े देखकर ही लगता है कि तुम किसी बहुत अमीर खानदान के बिगड़े हुए रईस सादे हो। बुरा नहीं है। रेयन के चेहरे पर एक टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। वो लुटेरा अपनी पूरी ताकत लगाता है और चिल्लाता है कि आसमान ने आज इस अमीरजादे का साथ छोड़ दिया है और अब यहाँ एक और लाश गिरने वाली है। लेकिन रेयन उस भारी वार को बड़ी आसानी से रोक कर खड़ा था। रेयन मन ही मन सोचता है, इस सॉर्ड्समैन का लेवल सच में काफी अच्छा है। लेकिन दोस्तों, लड़ाई सिर्फ यहाँ नहीं चल रही थी। उधर दूसरी तरफ हमारी रूनान भी एक लुटेरे के साथ पिंसी हुई थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। वो लुटेरा बहुत ही शातिर था। वो रूनान को ताने मारते हुए कहता है, तुम्हारी ये टेक्निक्स किसी काम की नहीं है। तुम्हारे चेहरे से ही साफ पता चल रहा है कि तुमने आज तक किसी इंसान की जान नहीं ली है। वो रूनान को अपनी तलवार नीचे रखने और बंधकों हॉस्टेजेस को सौंपने के लिए कहता है। रूनान के हाथ कांप रहे थे। उसके दिल में एक बहुत बड़ी कशमकश चल रही थी। वो अपनी तलवार को कसकर पकड़ती है और मन ही मन सोचती है, मुझे इन मासूम बच्चों को बचाना ही होगा, लेकिन उसके लिए मुझे सामने खड़े इस इंसान को मारना पड़ेगा। रूनान हिम्मत करके अपनी तलवार उठाती है और वार करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में वो खौफनाक मंजर वापस आ जाता है। उसे अपनी तलवार के ठीक सामने अपने उस साइको भाई सीरिया का चेहरा दिखाई देता है। उसका भाई एक अजीब और डरावनी मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था। ये खौफ इतना बड़ा था कि रूनान के हाथ रुक जाते हैं। उसे लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो डर के मारी जम चुकी है। वो रोने वाली होती है कि क्या वो कभी खुद को या किसी और को बचा पाएगी। लेकिन उसी पल अंधेरे में एक रोशनी की किरण फूटती है। रूनान के कानों में रेयन के वो शब्द गूंजने लगते हैं, तुम्हें अब और अंधेरे में छुपकर रहने की जरूरत नहीं है रूनान। ये शब्द रूनान के लिए एक जादू की तरह काम करते हैं। वो अपने भाई के उस डरावने खौफ को एक झटके में दिमाग से निकाल फेंकती है। उसके चेहरे पर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसकी तलवार से एक बहुत ही तेज और शानदार ब्लू एनर्जी नीली आभा निकलने लगती है। रूनान हवा में छलांग लगाती है और मन ही मन रेयन को शुक्रिया कहती है, मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालने और ये हिम्मत देने के लिए थैंक यू रेयन। कचाक रूनान की तलवार उस लुटेरे की छाती को चीरती हुई निकल जाती है। उस लुटेरे की छाती पर एक गहरा कट लग जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। रूनान एक गहरी सांस लेती है। उसे आखिरकार अपनी ताकत और खुद पर भरोसा हो गया था। रेयन मन ही मन सोचता है कि ये लुटेरे बहुत ही मामूली और दयनीय पैथेटिक थे, लेकिन इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं थी। रेयन की नजर रूनान पर पड़ती है। वो देखता है कि रूनान ने आखिरकार अपने उस डार्क पास्ट को हरा दिया है। रेयन मुस्कुराता है और सोचता है, ये लड़की सच में एक बहुत ही साफ और दयालु दिल वाली है और आज इसने अपने सारे डर को जीत लिया है। दोस्तों, अब आता है रेयन का वो एपिक मोमेंट। रेयन अपनी तलवार उठाता है और एक बहुत ही शानदार स्किल का इस्तेमाल करता है, प्रोड्यूसिंग 10,000 लाइट्स 10,000 फ्लेम्स। देखते ही देखते दुश्मनों के ऊपर आग के खूबसूरत फूलों की पंखुड़ियां पेटल्स बरसने लगती हैं और सब कुछ जलाकर खाक हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद रेयन एक बक्सा खोलता है। उसके अंदर एक 2 कलर्ड फ्लावर 2 रंगों वाला फूल रखा हुआ था। रेयन इस फूल को देखकर चौंक जाता है। ये तो बहुत ही कीमती, प्रेशियस और रेयर मटेरियल है। रेयन समझ जाता है कि इन लुटेरों ने उस पूरे गाँव को सिर्फ इस एक फूल
को हासिल करने के लिए ही जलाकर राख कर दिया था। लेकिन दोस्तों, असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था। तभी रेयन के पीछे से एक बहुत ही भारी और खौफनाक आवाज आती है, क्या तुम लोगों का काम खत्म हो गया? रेयन तुरंत पीछे मुड़ता है। सामने एक अनजान शख्स खड़ा था। उस आदमी का चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी मौत की चमक थी। वो मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या तुमने सच में उन सबको मार दिया? रेयन का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। अगर मैंने मार दिया तो तुम क्या करोगे? वो अजनबी हंसने लगता है। सच कहूँ तो मुझे हैरानी हो रही है। तुम्हारी उम्र और तजुर्बे के हिसाब से तुम्हारे पास कमाल की फाइटिंग स्किल्स और गजब का कॉन्फिडेंस है। रेयन तुरंत अपनी तलवार की मूठ हिल्ट पर हाथ रखता है और पूछता है, क्या तुम भी नॉर्थ साउथ अलायंस के मेंबर हो? वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, तुम मुझे लेक्टर बुला सकते हो। लेक्टर, ये नाम सुनते ही रेयन की भौहें तन जाती हैं। उसे अपनी पिछली जिंदगी, पास्ट लाइफ याद आ जाती है। लेक्टर वो इंसान है जिसने अलायंस ज्वाइन करने के 10 साल बाद पूरे कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही टैलेंटेड और शानदार स्वॉर्ड्समैन के रूप में नाम कमाया था। लेक्टर चारों तरफ पड़ी लाशों को देखता है और कहता है, इन स्नो लेक के लुटेरों की औकात मेरे सामने चींटियों से ज्यादा नहीं है। लेक्टर अपने बेल्ट पर हाथ रखता है और एक बहुत बड़ा राज खोलता है। मैं 6 एम्परर्स में से एक बहुत ही मशहूर खानदान का विशेष डिसेंडेंट हूँ। तुम्हारी तलवार पर अभी कोई निशान नहीं है, मतलब तुम सिर्फ एक ट्रेनी हो। तो बताओ, अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? क्या मैं तुम्हें यहीं मार दूं? ये सुनते ही माहौल में एक भयंकर मर्डरस और कातिलाना आभा फैल जाती है। रेयन, जो अपनी पिछली जिंदगी में असैसिन्स के बीच पला बड़ा है, वो इस मौत की महक को बहुत अच्छे से पहचानता है। वो तुरंत अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल लेता है। लेक्टर हंसते हुए कहता है, क्या तुम अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाओगे? तुम तो अभी ठीक से खिले भी नहीं हो, तुम तो बस एक कली बर्ड हो। रेयन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। वो सोचता है कि अगर उसने पीछे से हमला किया होता तो वो इस लेक्टर को शायद मार देता, लेकिन ऐसे आमने सामने की टक्कर में इस मॉन्स्टर को हराना बहुत मुश्किल होगा। रेयन अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है और कहता है, अपनी तलवार निकालो और हमला करो। लेक्टर हैरान रह जाता है, अगर मैंने हमला किया तो तुम मारे जाओगे लड़के? रेयन बिना डरे आंखों में आंखें डालकर कहता है, कमजोरों का मरना इस दुनिया का दस्तूर है। इट इज नेचुरल फॉर द वीक टू डाई। ये डायलॉग सुनकर लेक्टर पूरी तरह से सन्न रह जाता है। वो अपना हाथ उठाता है और कहता है, तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारा ये जज्बा और तुम्हारी ये आत्मा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा तुमसे लड़ने का मन ही खत्म हो गया। तुम्हें यहाँ इतनी जल्दी मार देना सच में एक बहुत बड़ा पाप होगा। लेकिन रेयन अपनी जगह से नहीं हिलता। वो कहता है, मौत किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, वो बिना किसी पर के अपना शिकार चुनती है। लेक्टर ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, तुम पागल हो क्या? तुमने बच्चों की किसी किताब से ये डायलॉग रट्टा मारा है? लेक्टर फिर सीरियस होकर कहता है, मैं तुम्हें इसलिए भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ चलने वाली ये बर्फीली हवाएं, बाइटिंग विंड मेरे सामान ऑनर को ठेस पहुंचा रही हैं। काश तुम नॉर्थ साउथ अलायंस के मेंबर होते। जाने से पहले लेक्टर मुड़कर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है लड़के? रेयन बहुत ही गर्व के साथ अपनी तलवार नीचे करता है और कहता है, राव जिगार्ड, सीगार्ड फैमिली। लेक्टर मुस्कुराता है और कहता है, मैं इंतजार करूंगा, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम्हारा ये नाम टुरुका के पहाड़ों से लेकर रावियो नदी तक पूरी दुनिया में गूंजेगा। और इतना कहकर वो खतरनाक स्वॉर्ड्समैन पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है। रेयन एक गहरी सांस छोड़ता है। वो जानता था कि आज उसका सामना एक बहुत बड़े खतरे से हुआ था। इसके बाद रेयन अपनी टीम और रूनान के पास वापस लौटता है। रूनान उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो पूछती है कि क्या उसने सब संभाल लिया? रेयन मुस्कुराकर कहता है, हाँ, और तुमने भी बहुत अच्छा काम किया। रूनान के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान खिल उठती है। ये मिशन आखिरकार खत्म हो चुका था। वो एक छोटा लेकिन बहुत ही लंबा और खतरनाक टास्क था। रेयन और उसकी टीम उन लुटेरों के सरदारों के कटे हुए सिर एक कोरे बैग में भरकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में रेयन एक पत्थर पर बैठा हुआ था। वो उन कैडेट्स को शांत कर रहा था जो इस मिशन में कुछ खास नहीं कर पाए थे। वो उन्हें आगे के लिए सलाह दे रहा था। लेकिन दोस्तों, रेयन के दिमाग में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था और उसके ऊपर से ये डीमन किंग रात का लगातार बकवास करना। रात अपनी डीमन वर्ल्ड की पुरानी कहानियां सुना सुनाकर रेयन के कान पका रहा था। रेयन सोचता है कि ये शांत क्यों नहीं होता। मिशन में बचाए गए उन अनाथ बच्चों को सेलियन फैमिली को सौंप दिया गया क्योंकि वो बच्चे रूनान से बहुत ज्यादा घुले मिल गए थे। अब सीन शिफ्ट होता है मेन हाउस मुख्य हवेली में। मिशन से वापस आने के बाद रेयन और रूनान को हवेली में बुलाया जाता है उनके इस बेहतरीन काम के लिए। हाउस के हेड खुद उन्हें ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक से सम्मानित करते हैं और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने उस कीमती 2 कलर फ्लावर को भी रेयन को एक ट्रॉफी के तौर पर रखने की इजाजत दे दी। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे ही रेयन अपने क्वार्टर के पास पहुंचता है उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। दरवाजा खुलता है और उसकी माँ सिल्विया और घर की मेड्स दौड़ती हुई बाहर आती हैं। एक मेड चिल्लाती है, मास्टर आ गए। रेयन के पसीने छूट जाते हैं। उसे लगता है कि इन मेड्स ने उसकी माँ को सब कुछ बता दिया होगा कि कैसे उसने अकेले ही जाकर उन लुटेरों पर हमला किया था। रेयन डर जाता है कि अब उसकी माँ उसे बहुत बुरी तरह डांटेगी कि उसने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो होता है वो रेयन के दिल को छू लेता है। सिल्विया रोते हुए भाग कर आती है और रेयन को गले लगा लेती है। वो रेयन के चेहरे पर हाथ फेरती है और बहुत प्यार से कहती है, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे। रेयन हैरान रह जाता है, माँ, आप मुझे डांटेंगी नहीं, आपने ही तो कहा था कि मुझे सावधान रहना चाहिए। सिल्विया आंसू पोंछते हुए बहुत ही गर्व से
कहती है, बेटा, हमारे इस खानदान के पहले हेड ने अपने हाथ में तलवार इसलिए उठाई थी ताकि वो कमजोरों की रक्षा कर सके। उनका मानना था कि हमें सिर्फ अपने प्यारों की नहीं बल्कि हर उस इंसान की मदद करनी चाहिए जिसे हमारी जरूरत है। और आज तुमने अपनी जान पर खेलकर उन मासूम बच्चों को बचाया है। हम तुम्हें इस बात के लिए कभी नहीं डांटेंगे। तुम बिल्कुल उसी महान सॉल्जमैन की तरह बन रहे हो। आसपास खड़ी मेड्स भी खुशी से कहती है कि उन्हें रेयन पर बहुत गर्व है और वो कल मेन हाउस में जाकर सबको ये बात बताएंगी। रेयन अपनी माँ को गले लगाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत कंफ्यूज था। अपनी पिछली जिंदगी में एक असासिन होने के नाते उसने सिर्फ लोगों को मारा था। ये प्यार, ये सम्मान, ये गर्व, ये सब भावनाएं इमोशंस के लिए बहुत नहीं और उलझी हुई थी। तभी रात टोकते हुए कहता है, पीछे मुड़कर मत देख, वो डरपोक लड़की तो कब की भाग गई। रेयन समझ जाता है कि यूनान बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली गई है, लेकिन रेयन को तसल्ली थी कि सब कुछ ठीक हो गया है। उधर यूनान अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान है। उसके हाथों में वो गिलहरी वाला खिलौना टॉय था। उसे याद आता है कि कैसे रेयन ने उसे कहा था कि उसे अब और अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं है। यूनान मन ही मन तय करती है कि अगली बार जब वो रेयन से मिलेगी तो उसे दिल से शुक्रिया कहेगी। लेकिन दोस्तों, खुशियों का ये पल बस यहीं तक था, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। सीन कट होता है और हम देखते हैं मेन हाउस के हेड ग्लेन ज़ीगार्ड को। वो एक हैमक झूले पर लेटे हुए थे। वो आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं, बहुत वक्त हो गया मुझे ऐसा महसूस किए हुए। आखिरकार नए राजा का बीज अब अंकुरित जर्मिनेट होने लगा है। उनका इशारा साफ तौर पर रेयन की तरफ था और फिर कहानी हमें ले जाती है रॉबर्ट फैमिली के मेन हाउस में। वहाँ एक आदमी अपनी टेबल पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक पेन था और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था। अचानक उसके हाथ से खून की बूंदें गिरकर किताब पर गिरती हैं। वो आदमी अपने हाथ को देखता है। उस हाथ पर एक बहुत ही भयंकर घाव स्कार था। वो आदमी सोचता है, 17 साल गुजर गए, मैंने दुनिया के सबसे बेहतरीन एलिक्सर्स, दवाएं खा लिए, सबसे बड़े डॉक्टर्स और मशहूर पुजारियों से इलाज करवा लिया, लेकिन ये घाव आज तक नहीं भरा। पास ही में एक बक्सा रखा हुआ था। वो मास्टर अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि ये घाव आज भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा ये पहली बार लगा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे कुछ याद दिलाना चाहता हो। वो मुस्कुराते हुए खुद से पूछता है कि क्या कोई मरी हुई आत्मा, डेड स्पिरिट उससे यादें मांग रही है। लेकिन फिर उसका चेहरा एकदम कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो कहता है कि दुर्भाग्य से वो अपने अतीत के बारे में नहीं सोचता। वो अपना हाथ एक नोटबुक पर रखता है जिस पर एक ड्रैगन की तस्वीर बनी हुई थी। वो आदमी बहुत ही खतरनाक इरादों के साथ कहता है कि अब उसकी इच्छा पूरी होने में बहुत कम वक्त बचा है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी रेयन की तरफ। रेयन अपने सिस्टम की खिड़की सिस्टम विंडो के बाहर देख रहा था और उसे एहसास होता है कि उसके स्टैट्स काफी बढ़ चुके हैं। वो अपनी उंगली आगे बढ़ाते हुए खुद से पूछता है कि क्या आखिरकार उसने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसे एक्सपर्ट विशेषण कहा जाता है। रेयन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है कि ये तो बस शुरुआत, इनिशियल स्टेज है, अभी तो ये लोअर लेवल भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की है। लेकिन दोस्तों, जहाँ रेयन हो वहाँ ये डीमन किंग राथ अपनी टांग अड़ाए। ऐसा कैसे हो सकता है? राथ अपने दांत पीसते हुए रेयन को ताना मारता है। वो कहता है कि उसका ये मास्टर तो बस एक मामूली सा कीड़ा हम्बल वर्म है और वो इस बात पर सवाल उठाता है कि आखिर एक एक्सपर्ट बनने पर रेयन को इतना घमंड क्यों हो रहा है। रेयन भी कहाँ चुप रहने वाला था। वो अपनी बेल पर हाथ रखते हुए बड़े स्वेग में जवाब देता है कि 15 साल की उम्र में एक एक्सपर्ट बनना सच में बहुत दुर्लभ रेयर बात है, क्योंकि इस पूरे महाद्वीप कॉन्टिनेंट पर इतनी कम उम्र में मास्टरी हासिल करने का कोई भी मामला ढूंढना बहुत मुश्किल है। राथ पीछे मुड़कर एक बहुत ही गहरी बात कहता है। वो कहता है कि युद्ध के मैदान, बैटलफील्ड पर सिर्फ बेवकूफ लोग ही उम्र देकर फैसला करते हैं, क्योंकि जो कमजोर है वो कमजोर ही रहेगा, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। रेयन एक कुटिल मुस्कान स्मा के साथ इस बात से सहमत होता है, क्योंकि वो जानता था कि युद्ध के मैदान में सच में उम्र कोई मायने नहीं रखती। राथ फिर से अपनी शेखी बघारते हुए कहता है कि उसे बहुत अफसोस है, लेकिन रेयन अभी भी किंग यानी राथ की उंगली के पोरो टिप्स और द किंग एस फिंगर की बराबरी भी नहीं कर सकता। वो यहाँ तक कह देता है कि रेयन उसके नाखून के बराबर भी नहीं है। ये सुनकर रेयन जोर जोर से हंसने लगता है बिना अपना चेहरा दिखाए। राथ चिढ़कर पूछता है कि वो हंस क्यों रहा है। रेयन अपनी आंखें खोलकर बताता है कि वो इसलिए हंस पा रहा है क्योंकि अपने पिछले जन्म पास्ट में उसे फालतू के शब्द बोलने तक की मनाही थी। रेयन पूछता है कि क्या ये इस बात का कबूलनामा नहीं है कि वो अपने तरीके से बड़ा हुआ है। राथ एक बहुत ही भयानक चेहरा बनाता है और पूछता है कि क्या एक राजा कभी ऐसे इंसान को पहचान सकता है। रेयन हंसते हुए पूछता है कि वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। रेयन आगे बढ़ते हुए कहता है कि डेमन की कामती हुई आवाज इस बात का सबूत है कि इतना समय साथ बिताने के बाद रेयन अब उसके विचारों को कुछ हद तक समझने लगा है। रात को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है कि राजा को नष्ट करने की कोशिश करने वाला इंसान काफी नहीं है। रेयन मुस्कुराते हुए कहता है कि उसका अभी का गुस्सा पहले के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अगर उसने अपनी ताकत
वापस नहीं पाए तो वो जल्द ही मुसीबत में पड़ जाएगा। रात अपनी आंखें बंद करके कहता है कि ये सारी बकवास उसे उसके पुराने दिनों की याद दिला रही है। अपने मास्टर के पीछे उड़ते हुए रात बताता है कि जब वो डीमन रेल्म का राजा था तो राक्षस महल में आकर उससे बहस करते थे और उसकी कहानी सुने बिना ही पूछने लगते थे कि वो कहाँ जा रहा है। रेयन बस इतना कहता है कि उसे अपने पैर फैलाने की जरूरत है। अब सीन कट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर। यहाँ अचानक तालियों की आवाज आती है और सब अपना काम रोक देते हैं। इंस्ट्रक्टर लाइमन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आज सबने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तभी एक स्टूडेंट बिना कोई इमोशन दिखाए कहता है कि इंस्ट्रक्टर खुद आज 20 मिनट लेट आए थे, तो क्या उन्हें उतनी ही देर तक ट्रेनिंग को बढ़ाना नहीं चाहिए। ये सुनते ही लाइमर वहाँ से भागने लगते हैं। वो भागते हुए चिल्लाते हैं कि वो कल सब कुछ कवर कर लेंगे, आज के लिए इतना काफी है। रेयन बिना चेहरा दिखाए सबको सुझाव देता है कि चलो अब समेटते हैं और ट्रेनिंग ग्राउंड की सफाई शुरू करते हैं। लेकिन तभी अचानक कहीं से मार्था टपकती है। मार्था एक पार्टनर को कंधे से पकड़कर गुस्से में पूछती है कि ये सफाई के दौरान कैसी चिल्लाचोट मची हुई है। जब एक लड़का अपने सम्मान ऑनर की बात करता है तो मार्था कहती है कि वो ट्रेनिंग में बहुत बिजी है। वो एक खूंखार चेहरा बनाकर पूछती है कि क्या तुम सब बहरे हो। उसने कहा ना कि वो बिजी है, इसलिए सब यहाँ से दफा हो जाओ। रेयन ये सब देखकर मन ही मन सोचता है कि ये लड़की मात्र सिर्फ उसी के साथ नरमी से पेश आती है। हेड भी सोचता है कि रेयन ही इकलौता ऐसा इंसान है जो बिल्कुल नहीं बदला है। तभी रेयन पीछे मुड़कर देखता है कि इंस्ट्रक्टर लाइमा वापस आ गए हैं। रेयन हैरानी से पूछता है कि क्या वो स्टूडेंट्स की शिकायतों की वजह से भाग नहीं गए थे। लाइमा कहते हैं कि उन्हें ऐसा कुछ याद नहीं है, वो बस कुछ भूल गए थे इसलिए वापस आ गए। सारे स्टूडेंट्स मन ही मन सोचते हैं कि ये पक्का बस भूल कर है। लाइमा अपनी बेल पर हाथ रखते हुए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें एक बहुत ही जरूरी बात बतानी थी जो वो भूल गए थे। वो एक बेवकूफाना चेहरा बनाकर बताते हैं कि उन सबको एक दूसरा टास्क सेकंड टास्क मिल गया है। ये सुनते ही कैडेट्स के चेहरों से खुशी गायब हो जाती है। लाइमा पहाड़ी पर खड़े होकर अपने सिर पर हाथ रखकर माफी मांगते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं कि आखिर कोई इतनी बड़ी और जरूरी बात कैसे भूल सकता है। रेयन के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वो सोचता है कि पहले मिशन को हुए आधा साल बीत चुका है। उसने सोचा था कि अगला मिशन जल्दी आएगा। क्या परिवार के पास इतने कम काम है। लाइमा मिशन की डिटेल्स बताते हैं। वो कहते हैं कि राज्य के दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट में एक छोटे से गांव के पास ऑक्स खूंखार राक्षस हमला कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को वहां जाकर गांव वालों को धमकाने वाले उन ऑक्स को हराना होगा और गांव की रक्षा करनी होगी। सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें गांव बचाना है और उन राक्षसों को गुलाम बनाना है। जैसे ही लाइमा ये बताते हैं सारे स्टूडेंट्स खुशी से झूम उठते हैं और राक्षसों को मारने के नारे लगाने लगते हैं। एक लड़का कहता है कि वो काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था। एक और लड़का कहता है कि आखिरकार उसे अपनी तलवार आजमाने का मौका मिलेगा। लाइमा हैरानी से कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इन बच्चों को ऐसे खतरनाक मिशन पसंद आ रहे हैं। लेकिन फिर लाइमर एक ऐसा बम फोड़ते हैं जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि इस मिशन पर कोई भी इंस्ट्रक्टर उनके साथ नहीं जाएगा, उन्हें वहाँ अकेले जाना होगा और इस मिशन को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। एक लड़का हाथ उठाकर पूछता है कि अगर कोई ऐसी परेशानी आ गई जिसे वो खुद सॉल्व नहीं कर पाए तो क्या होगा। लाइमर समझाते हैं कि कठोर रिस्क को समझना भी उनके कौशल स्किल का ही हिस्सा है। अगर मिशन उनके पक्ष में नहीं है तो उन्हें हमेशा सरेंडर करने या भागने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि वो जिंदा वापस लौट सके। लाइमर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इसीलिए एक लीडर का फैसला बहुत अहम होता है। हालात के हिसाब से या तो तुम्हें पूरी ताकत से हमला करना होगा या कोई चालाक रणनीति स्ट्रैटेजी बनानी होगी या फिर भागकर भविष्य के लिए प्लान बनाना होगा। एक लड़का पूछता है कि क्या मिशन छोड़कर भाग जाने पर कोई सजा नहीं मिलेगी। लाइमर हाँ कहते हैं, लेकिन ये सिचुएशन पर निर्भर करता है। अगर उनका सामना 5 राक्षसों 5 डीमंस में से किसी से हो जाए और वो जिंदा बच जाए तो ये तारीफ के काबिल होगा। रेयन आंखें बंद करके खुश होता है कि ये तो बहुत बढ़िया है, तुम भाग सकते हो और तुम्हें कोई सजा भी नहीं मिलेगी। तभी लाइमा कहते हैं कि वो लोग परसों सुबह डॉन द डे आफ्टर टुमारो निकलेंगे। ये सुनते ही स्टूडेंट्स की आंखें पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। वो डरा कर पूछते हैं कि क्या सिर्फ 2 दिन में जाना है। एक लड़का पूछता है कि इतनी जल्दी क्यों। एक और कहता है कि आज का दिन तो खत्म हो गया, मतलब उनके पास तैयारी के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है। लाइमा समझाते हैं कि तखानो डंजन्स को खंगालने से ज्यादा वक्त राक्षसों को मारने में लगता है। वो आंखें सिकोड़ कर कहते हैं कि अगर वो पूरी तैयारी से नहीं गए तो इससे गांव वालों को नुकसान होगा, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए। बैरन शिकायत करता है कि उन्हें ये बात पहले क्यों नहीं बताई गई ताकि वो अच्छे से तैयारी कर पाते। तभी रेयन अपना हाथ उठाता है और बीच बचाव करता है। वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर काफी समय से इस बारे में बात कर रहे थे और तुम कभी नहीं जान सकते कि मिशन कब और कैसे आ जाए। रेयन सबको समझाता है कि ये पैनिक करने का वक्त नहीं है। वो जितना ज्यादा सवाल पूछकर टाइम वेस्ट करेंगे उनके पास तैयारी के लिए उतना ही कम वक्त बचेगा। एक लड़की के गाल से पसीने की बूंद गिरती है और वो मान लेती है कि रेयन सही कह रहा है। रेयन आगे कहता है कि मिशन हमेशा तभी नहीं मिलते जब आप पूरी तरह से तैयार हों। लाइमा ये सब सुनकर बहुत ही संतुष्ट सैटिस्फाइड मुस्कान देते हैं। लाइमा फिर ऑक्स के बारे में जानकारी देते हैं। वो बताते हैं कि ऑक्स उनकी सोच से कहीं ज्यादा खूंखार और ताकतवर होते हैं। अगर सिर्फ उनकी शारीरिक ताकत फिजिक की बात करें तो अब तक उन्होंने जितने भी दुश्मनों का सामना किया है ऑक्स उन सबसे कहीं आगे हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी गिनती नंबर्स बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये एक बहुत ही भारी लड़ाई हो सकती है। स्टूडेंट्स अपनी मुट्ठी
ही भींच लेते हैं। लाइमा सलाह देते हैं कि उनसे आमने सामने भिड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए बचाव डिफेंस करने के बजाय सीधा हमला ऑफेंस करने पर फोकस करना। वो सबको हल्का सामान पैक करने और परसों सुबह पहुंचने का ऑर्डर देते हैं। अब सीन बदलता है और हम रेयन को उसके कमरे के पास देखते हैं। कमरे के पास एक बैग रखा था जो बेल्ट से बंद था। रेयन सोचता है कि ये जादुई इंचांटेड और हल्का बैकपैक एकदम सही है। रेयन मन ही मन कहता है कि वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसे कोई परवाह नहीं है। रात हवा में उड़ते हुए उसे घमंडी एरोगेंट कहता है। रेयन अपना सिर नीचे झुकाकर सोचता है कि क्या होगा जब उसे अपनी सारी ताकतें वापस मिल जाएंगी। रात कहता है कि वो इसमें दखल देना चाहेगा, लेकिन रेयन कहता है कि ये नामुमकिन है। तभी अचानक दरवाजे के हैंडल पर किसी का हाथ पड़ता है। रेयन पीछे मुड़ता है। वो समझ नहीं पाता कि इस वक्त कौन आ सकता है क्योंकि वो किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। जैसे ही दरवाजा खुलता है, रेयन पूछता है कि वहाँ कौन है। सामने देखकर रेयन की आंखें पटी की पटी रह जाती हैं। दरवाजे पर उसकी माँ सिल्विया खड़ी थी और वो बहुत ही गुस्से में अपनी बाहें मोड़ी खड़ी थी। सिल्विया गुस्से से भड़कते हुए कहती है, कम से कम जब तुम्हें कोई असाइनमेंट मिलता है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। रेयन हड़बड़ा जाता है। वो पूछता है कि उन्हें इस बारे में कैसे पता चला, क्या डोरियन ने उन्हें बताया है। सिल्विया बताती है कि उन्हें ये सब इंस्ट्रक्टर लाइमा से पता चला है। रेयन अपनी माँ के सामने से झुकाकर माफी मांगता है। सिल्विया अपने होंठ काटते हुए रेयन के हाथ पकड़ती है और उसे उसके नाम से बुलाती है। यहाँ हमें एक माँ का प्यार और एक वॉरियर की सीख देखने को मिलती है। सिल्विया अपने बेटे की आंखों में देखकर कहती है कि एक लीडर बनना आसान नहीं होता। वो समझाती है कि एक लीडर को हमेशा नए लोगों को सही रास्ते पर ले जाना होता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम अकेले सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। तुम्हें अपने साथियों को सही पोजीशन देनी होगी, नुकसान को कम करना होगा और मिशन को कामयाब बनाने के लिए सबको साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि उन सब की जिंदगी तुम्हारे फैसलों पर टिकी है। रेयन हैरान रह जाता है। वो सोच रहा था कि उसकी माँ उसे डांटेगी, लेकिन वो तो उसे एक लीडर बनने की सलाह दे रही है। सिल्विया अपना हाथ रेयन के सीने पर रखती है। वो कहती है कि राक्षसों को हराना एक बहुत ही मुश्किल काम है, भले ही ये सुनने में आसान लगे। वो हिदायत देती है कि उसे राक्षसों को खत्म करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि गाँव वालों को कोई नुकसान न पहुंचे। सिल्विया खुशी से मुस्कुराते हुए अपने बेटे को समझाती है कि जब वो मिशन पर जाए तो खुद को एक नौसिखिया बिगिनर मत समझना। उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि वो सीगर्ट खानदान का एक बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन है। वो सीधा रेयन की आंखों में देखकर कहती है कि वो चाहती है कि उसका बेटा एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन बने जो दूसरों की रक्षा करे। रेयन के गाल से पसीने की एक बूंद टपकती है। वो कहता है कि उसे लगा था वो बहुत गुस्सा होंगी और तभी सिल्विया का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपना मुंह खोलकर चिल्लाती है, बिल्कुल मैं परेशान हूँ और बहुत गुस्सा भी हूँ। लेकिन अगले ही पल वो अपने बेटे को गले से लगा लेती है। वो अपना सिर रेयन के कंधे पर रखती है और धीरे से बुदबुदाती है कि अभी उसे डांटने का सही वक्त नहीं है। वो अपनी आंखें नीचे करके कहती है कि जब वो मिशन से वापस लौटेगा तो उसे उनके लंबे लेक्चर सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो खुश थी कि पढ़ाई शुरू करने के बाद रेयन अब बेहतर महसूस कर रहा है। रेयन अपनी माँ की इन बातों को सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसे लेकर कितनी परेशान रहती। उधर ट्रेनिंग रूम में हेड टीचर लाइमा अपने स्टूडेंट्स के सामने खड़े हैं और एक बहुत ही गंभीर बात कह रहे हैं। लाइमा की आवाज में एक अलग ही शक्ति थी। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस राज्य के बाहर कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें हर पल हर चीज पर शक करना होगा। लाइमा मुस्कुराते हुए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं, अगर तुम्हें लगे कि हालात बहुत मुश्किल है और तुम हारने वाले हो तो बिना पीछे मुड़े वहाँ से भाग जाना। ये सुनकर सीगार्ड क्लैन के सभी डिसाइपल्स हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो इस आदेश को मान लेते हैं। स्टेज के किनारे पर बैठकर लाइमा बताते हैं कि जिस जगह उन्हें जाना है वहाँ पहुँचने में आम तौर पर 1 महीना लगता है, लेकिन क्योंकि अब रास्ता साफ हो चुका है तो वो लोग करीब 2 हफ्तों में वहाँ पहुँच जाएंगे। लाइमा अपना हाथ लकड़ी की सतह पर मारते हुए सबको गुड लक कहते हैं। दोस्तों, यहीं पर हमें अपने MC रेयन का असली लीडरशिप देखने को मिलता है। रेयन पीछे मुड़ता है और पूरी टीम को ऑर्डर देता है कि सब 4 रोज लाइनों में खड़े हो जाएं। वो तय करता है कि वो लोग उसी फॉर्मेशन में आगे बढ़ेंगे जो आज सुबह तय की गई थी। लाइमा ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होते हैं और मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि ये बच्चे जरूर कामयाब होंगे। रेयन अपने साथियों डोरियन और क्रेन को ऑर्डर देता है कि वो सबकी सप्लाईज और कंडीशन को अच्छे से चेक करें। लाइमा दूर से रेयन को निहार रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि 15 साल का ये लड़का इतनी आसानी से और इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस मिशन को लीड कर रहा है। लाइमा सोचते हैं कि रेयन सिर्फ ताकतवर ही नहीं है, बल्कि उसका दिमाग और उसकी समझदारी भी बहुत खतरनाक लेवल की है। जैसे ही ये यंग वॉरियर्स वहाँ से निकलते हैं, एक दूसरा इंस्ट्रक्टर लाइमा के पास आता है और पूछता है कि क्या हमें छुपकर इनके पीछे जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी निकले तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन लाइमा अपनी आदत के अनुसार अंगड़ाई लेते हुए कहते हैं, नहीं, मैं तो सोने जा रहा हूँ। लाइमा मुस्कुराते हुए एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ कोई ऐसा है जिसके पास घोस्टली फीलिंग्स है, यानी कोई ऐसा जो परछाइयों में रहकर काम करता है और वो इन बच्चों पर नजर रखेगा। बाकी इंस्ट्रक्टर्स थोड़े हैरान होते हैं कि क्या ये सब नॉर्मल है।
है? लाइमा अपनी एक आंख खोलते हुए जवाब देते हैं कि हमें इन बच्चों की नहीं बल्कि उन खूंखार ऑक्स की चिंता करनी चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही डरावनी और अंधेरी जगह पर। एक विशाल पेड़ के पास कुछ गंदी और पुरानी खोपड़ियां स्कल्स पड़ी हुई थी। वहाँ काले कपड़े पहने हुए कुछ रस्मी लोग खड़े थे। ये कोई और नहीं बल्कि सीगार्ड क्लैन की खुफिया शैडो स्क्वाड थी। उनका लीडर कहता है कि हमें पक्की खबर मिली है कि वो लोग सीबू नाम के गांव में हैं। लीडर के चेहरे पर एक खौफनाक चमक आ जाती है। वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जो कोई भी उनके रास्ते में आए उसे जान से मार दो, और फिर वो सब सीबू गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ माहौल एकदम टेंस हो चुका है। ये शैडोज आखिर किसकी रक्षा करने या किसे मारने जा रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ समय बाद सीबू गांव के पास वाले घने जंगल में रेयन और उसकी 5th कॉम्बैट हॉल की टीम पहुंच चुकी थी। रेयन का चेहरा हमेशा की तरह एकदम शांत था। सामने से 6th कॉम्बैट हॉल की टीम आ रही थी जिन्हें केन लेड कर रहा था। केन अपने सामने रेयन को देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। रेयन अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए पूछता है, 6th कॉम्बैट हॉल यहाँ क्या कर रहा है? जवाब में 6th हॉल का इंस्ट्रक्टर भी पलटकर पूछता है कि 5th हॉल वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? रेयन केन को देखकर मन ही मन सोचता है कि इसने अस्पताल में अपनी चोटों का बहुत लंबा इलाज करवाया था और फिर 6th हॉल ज्वाइन कर लिया था। केन को देखकर साफ लग रहा था कि वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। रेयन महसूस करता है कि केन के अंदर अब एक एक्सपीरियंस्ड स्वॉर्ड मास्टर जैसी ताकत आ चुकी है। रेयन शांति से बताता है कि हम यहाँ सीबू गांव में ऑक्स को खत्म करने के मिशन पर आए हैं। ये सुनकर केन के पसीने छूट जाते हैं। वो हैरान होकर कहता है कि हमें भी बिल्कुल यही टास्क मिला है। बिना किसी पहले की जानकारी के दोनों टीम्स को एक ही मिशन पर भेज दिया गया था। दोस्तों, आखिर ये सब क्या चल रहा है? इसके पीछे किसका दिमाग है? आइए चलते हैं एक फ्लैशबैक में। सीन खुलता है शहर के किनारे मौजूद एक टावन शराब खाने में। मिशन शुरू होने से एक रात पहले लाइमर वहाँ बैठकर शराब पी रहे थे। उनके साथ 6th हॉल का इंस्ट्रक्टर भी था। वो इंस्ट्रक्टर लाइमर से पूछता है कि क्या ये सच है कि तुम्हारे स्टूडेंट्स ने इतनी कम उम्र में खूंखार बैंडिट्स को हरा दिया? लाइमर अपने हाथ में लकड़ी का मग पकड़े हुए पूरे घमंड से कहते हैं, बिल्कुल सच है। मैंने खुद उन्हें ट्रेन किया है और मुझे उन पर नाज है। लाइमर चालाकी से प्रस्ताव रखते हैं कि क्यों ना हेड ऑफ द क्लैन से कहकर ऑक्स को मारने वाला ये मिशन मेरे बच्चों 5th हॉल को दे दिया जाए। वो इसे पलक झपकते ही पूरा कर लेंगे। ये सुनकर 6th हॉल का इंस्ट्रक्टर भड़क जाता है। वो कहता है कि मॉन्स्टर्स का शिकार करते वक्त पर्सनल स्किल से ज्यादा टीम वर्क की जरूरत होती है, और क्योंकि 5th हॉल सिर्फ पर्सनल एबिलिटीज पर फोकस करता है, इसलिए ये मिशन 6th हॉल को मिलना चाहिए। जो टीम वर्क में माहिर है वो बताता है कि उसके स्टूडेंट्स ने हाल ही में हेलिश ट्रेनिंग नरक जैसी ट्रेनिंग पास की है और उनका कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ चुका है। लाइमर अपना मग टेबल पर रखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम 5th और 6th हॉल दोनों को एक ही मिशन पर साथ भेज दें। लाइमर की उस शातिर मुस्कान के पीछे एक बहुत बड़ा प्लान था। वो समझाते हैं कि एक ही मिशन के बहाने जब दोनों हॉल साथ जाएंगे तो स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन बढ़ेगा और वो काम को और भी जल्दी खत्म करेंगे। 6th हॉल का इंस्ट्रक्टर इस आइडिया से बहुत खुश होता है और क्लैन लीडर से परमिशन लेने चला जाता है। लाइमर मन ही मन सोचते हैं कि इस मिशन का रिजल्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में। जंगल के बीचों बीच दोनों टीम्स आमने सामने खड़ी हैं। बैरन आगे आता है और कहता है कि शायद मिशन के ऑर्डर्स में कोई गड़बड़ कंफ्यूजन हो गई है, इसलिए तुम लोग वापस लौट सकते हो। 6th हॉल के स्टूडेंट्स ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि 5th हॉल वाले कह रहे हैं कि वो अकेले ये मिशन कर सकते हैं। केन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बैरन से पूछता है कि क्या तुम्हारा ये घमंड तुम्हारे 5th हॉल से जुड़े होने की वजह से है? केन आगे कहता है कि ऐसे मिशंस जहां टीम वर्क की जरूरत होती है वहाँ 6th हॉल तुम लोगों से बहुत आगे है, क्योंकि तुम्हारे पास टीम एक्सपीरियंस की बहुत बड़ी कमी है। रेयन चुपचाप ये सब सुन रहा था। वो केन की आंखों में देखकर कहता है कि वो अपनी एबिलिटीज को अच्छे से जानता है और 5th हॉल की ताकत इतनी भी कमजोर नहीं है कि तुम उसे अंडर एस्टिमेट कमजोर समझो। लेकिन रेयन का तेज दिमाग सब कुछ कैलकुलेट कर रहा था। वो जमीन की तरफ देखते हुए सोचता है कि चीफ इंस्ट्रक्टर्स कासिका लाइमर को इस जॉइंट मिशन के बारे में पक्का पता होगा, तो फिर उन्होंने हमें बिना बताए यहाँ क्यों भेजा? रेयन अपनी आंखें बंद करता है और समझ जाता है कि लाइमर को नॉन स्टैंडर्ड सिचुएशंस में कॉम्बैट प्रैक्टिस करवाना बहुत पसंद है। लाइमर के हिसाब से मॉन्स्टर्स को मारने का ये मिशन एक रियल बैटल के सबसे करीब है। रेयन ये भी एनालाइज करता है कि ऐसे मिशंस में टीम वर्क और टैक्टिक्स बहुत जरूरी होते हैं और सच में 5th हॉल के स्टूडेंट्स में अभी भी इस चीज की कमी है। रेयन समझ जाता है कि लाइमर चाहते हैं कि 5th और 6th हॉल आपस में कम्पीट करें ताकि 5th हॉल के स्टूडेंट्स को समझ आए कि उनमें आखिर किस चीज की कमी है। रेयन अपने चेहरे पर हाथ रखता है और मुस्कुराते हुए सोचता है कि ये एल्फ लाइमर सच में बहुत चालाक है। रेयन डिसाइड करता है कि अगर बात ऐसी है तो इन सबको टीम वर्क का स्वाद चखाना ही पड़ेगा। तभी उसे मिशन पर आने से पहले अपनी माँ सिल्विया की कही हुई बातें याद आती हैं। सिल्विया ने कहा कि वो चाहती हैं रेयन सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट करे और एक असली रक्षक प्रोटेक्टर बने। माँ के वो शब्द रेयन के दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। रेयन आगे बढ़ता है और दोनों टीम्स को शांत होने के लिए कहता है। वो पूछता है कि क्या हम यहाँ बहस करने में अपना वक्त बर्बाद करेंगे? रेयन 6th हॉल के इंस्ट्रक्टर की तरफ देखता है और एक बहुत ही कड़क प्रपोजल रखता है, क्यों ना हम दोनों हॉल्स के बीच एक बैटल मुकाबला करें। ये सुनते ही बैरन के गाल से पसीने की बूंद टपकने लगती है। वो घबरा कर पूछता है कि मिशन से पहले फाइट क्यों? हमें तो ये भी नहीं पता कि सामने दुश्मन कैसा है। हमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं
नहीं करनी चाहिए, लेकिन रेयन जानता था कि बिना ये तय किए कि लीडर कौन होगा, ये दोनों टीम्स आपस में ही लड़ती रहेंगी। रेयन कहता है कि इस मिशन के स्केल को देखकर लगता है कि ऑक्स का ग्रुप बहुत बड़ा होगा और उनके बीच एक हाई ऑक यानी उनका लीडर जरूर मौजूद होगा। रेयन शर्त रखता है कि जो टीम जीतेगी वो इस मिशन को लीड करेगी और जो हारेगी वो साइड लाइन्स पर रहकर सिर्फ मदद करेगी। रेयन का प्लान सिंपल था, हम लीडर को मारेंगे, ऑक्स को खत्म करेंगे और मिशन कंप्लीट हो जाएगा। सिक्स्थ हॉल का केन मुस्कुराते हुए कहता है कि आइडिया बुरा नहीं है, चलो शुरू करते हैं। रेयन अपने पीछे की पहाड़ी की तरफ इशारा करके कहता है कि हम अपनी फाइट वहीं करेंगे। मार्था और बैरन ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। मार्था हंसते हुए कहती है कि ये तो ट्रेनिंग बैटल से भी आसान है। रेयन अपना घुटना जमीन पर टिकाता है और कहता है कि चलो अब हम अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर फिफ्थ हॉल की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। मार्था अपने घमंड में कहती है कि हमें प्लान की क्या जरूरत है, सामने वाले तो बस छोटी मोटी मछलियां स्मॉल फ्राई हैं। वो कहती है कि मैं अकेले ही जाकर सबको कुचल दूंगी। बैरन भी मार्था की बातों में आ जाता है और दोनों बिना किसी प्लान के, बिना किसी स्ट्रेटेजी के सीधा दुश्मनों पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और फिर बैटल शुरू होती है। सिक्स्थ हॉल की टीम पूरी तरह से तैयार थी। उनका एक स्टूडेंट लेजेंड सेंस नाम की स्किल का इस्तेमाल करता है। ये एक ऐसी खतरनाक स्किल है जो इंसान के सेंसेस इंद्रियों को इतना तेज कर देती है कि बिना देखे ही उसे पूरे बैटलफील्ड की एक साफ पिक्चर अपने दिमाग में दिखाई देने लगती है। रूनन पीछे मुड़कर रेयन से पूछती है कि क्या बिना किसी स्ट्रेटेजी के इन्हें भेजना सही है, क्या हम जीत पाएंगे? रेयन बहुत ही ठंडे दिमाग से कहता है नहीं, हम हारेंगे। रेयन जानता था कि ये लोग इतने कॉन्फिडेंस में अंधे हो चुके हैं कि वो उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे, इसलिए इन्हें इनकी गलती का एहसास दिलाना बहुत जरूरी था। उधर बैटलफील्ड पर मार्था और बैरन की हालत खराब होने लगती है। वो दोनों पूरी ताकत से हमले कर रहे थे, लेकिन सिक्स्थ हॉल की जॉइंट डिफेंस सामूहिक रक्षा इतनी मजबूत थी कि वो उसे भेद ही नहीं पा रहे थे। मार्था गुस्से से पागल हो रही थी। वो चिल्लाती है कि ये छोटी मछलियां हमारे वार कैसे रोक रही हैं। सिक्स्थ हॉल का एक लड़का चिल्लाकर कहता है कि तुम इस दुनिया की अकेली हीरो नहीं हो, इसलिए हमारी मेहनत को अंडर एस्टिमेट करने की भूल मत करना। कुछ ही देर में फिफ्थ हॉल के स्टूडेंट्स बुरी तरह से हार मानकर पीछे हट जाते हैं। पहाड़ की चोटी पर धूप चमक रही थी और फिफ्थ हॉल के स्टूडेंट्स के कपड़े धूल और मिट्टी से सन चुके थे। उनके चेहरों से पसीना टपक रहा था और वो सब बुरी तरह से हांफ रहे थे। रेयन अपने साथियों के सामने खड़ा होता है और उन्हें आईना दिखाता है। वो पूछता है क्या हुआ, तुम तो कह रहे थे ये बहुत आसान होगा। बैरन शर्मिंदगी से अपना चेहरा छुपा लेता है। रेयन उन्हें डांटते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है जब तुम बड़े हो रहे थे तो क्या बाकी दुनिया रुक गई थी? क्या तुम्हें लगता है ऑफन किंगडम के इन लड़कों को मजाक में लिया जा सकता है? रेयन समझाता है कि ये तुम्हारी उस बेवकूफी का नतीजा है जो तुमने बिना किसी स्ट्रैटेजी और सपोर्ट के सीधा दुश्मनों पर हमला करके की है। तुमने अपने ही घमंड में अपनी ऑरा, अपनी ताकत और अपनी सारी टेक्निक्स को बेकार कर दिया। रेयन आगे कहता है कि वो लड़के भी ऐसे स्वॉर्ड्समैन हैं जो हर दिन अपनी स्किल्स को परफेक्ट करने के लिए खुद को थकाते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी कमजोर समझने की गलती मत करना। ये सब सुनकर रनान बहुत ही कंफ्यूजन के साथ पूछती है तो क्या हम इतनी आसानी से हार मान लेंगे? तभी रेयन के चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और कॉन्फिडेंट मुस्कान स्मक आ जाती है। वो कहता है नहीं, हमारे पास अभी भी एक मौका है। बैरन हैरानी से अपना मुंह खोलकर पूछता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? और मार्था गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि वो उन्हें हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। रेयन अपने साथियों की आंखों में वो आग देखता है जो अभी भी बुझी नहीं थी। हार के बाद भी उनके अंदर लड़ने का जज्बा बाकी था और रेयन को बस इसी की तलाश थी। रेयन अपनी टीम के सामने सीना तान कर खड़ा होता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जीता कैसे जाता है। बैटल ग्राउंड का माहौल एकदम गर्म है। सिक्स्थ हॉल के बच्चे अपनी जीत के नशे में चूर हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं, हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि फिफ्थ हॉल को हराना तो बच्चों का खेल है। सिक्स्थ हॉल का एक लड़का हंसते हुए अपने साथी से कहता है इनकी मेहनत और तड़प देखने में बड़ा मजा आ रहा है ना? लेकिन तभी उनका लीडर उन्हें टोकता है। वो कहता है कि इतनी जल्दी रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही फिफ्थ हॉल के बच्चे हैं जिन्होंने नॉर्थ साउथ अलायंस और स्नो लेबर के खतरनाक डाकुओं को धूल चटाई थी। लेकिन सिक्स्थ हॉल के बाकी बच्चे इस बात को सीरियसली नहीं लेते। वो रेयन और उसकी टीम को ताने मारते हुए कहते हैं कि अब ये लोग बस हार मानने ही वाले हैं। ये सुनकर हमारी खूंखार माता का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से अपने दांत पीसती है और अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए चिल्लाती है अगर तुमने हमारी तरफ मुंह खोलकर एक और फालतू बात कही ना तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम पूरी जिंदगी पछताओगे। और इतना कहते ही माथा एक जंगली शेरनी की तरह उन पर झपट पड़ती है। वो अपनी उंगलियों को फैलाती है और सीधा फोर्थ फॉर्म का एक बहुत ही खतरनाक और डायरेक्ट अटैक कर देती है। इधर सिक्स्थ हॉल का लीडर केन भी पूरी तरह से तैयार था। वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि सब अपना ऑरा आगे की तरफ कंसंट्रेट करें। उन्हें लग रहा था कि वो माथा के इस सीधे हमले को आसानी से रोक लेंगे, लेकिन दोस्तों अब आएगा असली मजा, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है रेयन का मास्टर प्लान। जैसे ही माथा हवा में उछलकर अपना ब्लेड घुमाती है, सिक्स्थ हॉल के बच्चे बचाव के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी पलक झपकते ही माथा अपनी ट्रेजेक्टरी यानी हमले की दिशा बदल देती है। वो सामने से हमला करने की बजाय अचानक से साइड से हमला कर देती है। सिक्स्थ हॉल के बच्चे हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये अचानक से क्या हो गया। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से आ रही थी
थी और उसी रोशनी में फिफ्थ हॉल का एक और धाकर फाइटर बैरन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पोजीशन में आ जाता है। सिक्स्थ हॉल के बच्चे बौखला जाते हैं। वो चिल्लाते हैं, अरे इसने तो अपना स्टांस ही बदल लिया। बैरन अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जैसे हमने प्रैक्टिस की थी बिल्कुल वैसे ही इनके हमलों को ब्लॉक करो और फिर फिफ्थ हॉल के फाइटर्स एक झटके में सिक्स्थ हॉल के फाइटर्स के बगल से तेजी से निकल जाते हैं। सिक्स्थ हॉल का एक लड़का गुस्से में बैरन को बेवकूफ कहता है, लेकिन तभी फिफ्थ हॉल के बच्चे हवा में उछल जाते हैं। सिक्स्थ हॉल वाले पूरी तरह से शॉक में थे कि ये लोग एक सेकंड के अंदर अपने मूवमेंट्स कैसे बदल रहे हैं। सिक्स्थ हॉल के लीडर केन को अब समझ में आ रहा था कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो समझ जाता है कि फिफ्थ हॉल ने अपना पूरा का पूरा फाइटिंग स्टाइल ही बदल दिया है। अब सीन ओडा सा फ्लैशबैक में जाता है जहां हमें पता चलता है कि ये सब चमत्कार हुआ कैसे। लड़ाई शुरू होने से कुछ देर पहले फिफ्थ हॉल के सभी बच्चे निराश करे थे, वो हार मान चुके थे। तब रियोन हाथ बांधकर उनके सामने खड़ा होता है। वो उनसे बहुत ही सीरियस टोन में पूछता है, तुम लोग हार क्यों मान रहे हो? ताकत और स्किल में तो हम उनसे कहीं आगे हैं, फिर भी तुम लोगों को क्यों लग रहा है कि हम हार गए? बैरन रियोन की आंखों में देखते हुए धीरे से कहता है, शायद हमारे पास इंफॉर्मेशन और सही टैक्टिक्स की कमी थी। रियोन मुस्कुराता है। वो कहता है, बिल्कुल सही। सिक्स्थ हॉल के बच्चों ने हमारे बारे में एक एक चीज की जानकारी निकाल ली थी। उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त टैक्टिक्स बनाई थी। रियोन अपनी टीम को आईना दिखाते हुए कहता है, और तुम लोगों ने अपनी ताकत के घमंड में आकर बिना किसी तैयारी के सीधा उन पर हमला कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा दुश्मन जो तुमसे बहुत कमजोर था, उसने तुम्हें बुरी तरह से कुचल कर रख दिया। ये सुनकर डोरियन डर के मारे रोने लगता है। क्या इसका मतलब हम सच में हारने वाले हैं? मार्था गुस्से में डोरियन की कॉलर पकड़ लेती है और उसे रोना बंद करने को कहती है। तभी रियोन अपनी तीखी नजरों से सामने देखते हुए कहता है, अभी हम पूरी तरह से नहीं हारे हैं। हाँ, हमने अपना बहुत सारा माना और ताकत गवा दी है और अभी हम जीतने वाली पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। लेकिन मार्था तुरंत पूछती है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? दोस्तों, यहाँ रियोन जो समझाता है वो ये साबित करता है कि वो सिर्फ एक ताकतवर स्वॉर्ड्समैन नहीं है, बल्कि एक जीनियस स्ट्रेटेजिस्ट भी है। रियोन समझाता है कि सिक्स्थ हॉल का जो बेस्ट स्टूडेंट है केन, उसकी नजरें और इंट्यूशन बहुत तेज है। उसने दूर से ही हमें आते हुए देख लिया था और तुरंत एक ऐसी टीम हमारे सामने खड़ी कर दी जो हमारी कमजोरियों को जानती थी। रियोन मार्था की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मार्था, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी पावर और सहनशक्ति एंड्योरेंस है, लेकिन तुम्हारे हमले बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट होते हैं। इसलिए केन ने तुम्हारे सामने ऐसे फाइटर्स भेजे जो तुम्हारे वार झेल सके और तुम्हारे ऑरा को कमजोर कर सके। फिर रियोन बैरन की तरफ दिखता है। बैरन, तुम बहुत फास्ट हो, लेकिन तुम्हारे मूवमेंट्स को आसानी से गेस किया जा सकता है। इसलिए केन ने तुम्हारे खिलाफ ऐसे फाइटर्स लगाए जो सिचुएशन के हिसाब से खुद को तुरंत बदल सकते हैं। फिफ्थ हॉल के बच्चे हैरान थे। रियोन ने बिना लड़े ही दुश्मन की पूरी चाल को डिकोड कर लिया था। रियोन आगे कहता है, अगर हमें जीतना है तो सबसे अच्छा तरीका तो ये होता कि हम अपने पार्टर्स बदल लेते, लेकिन सिक्स्थ हॉल वाले इतने बेवकूफ नहीं है कि वो हमें ऐसा करने देंगे। मार्था गुस्से में बकवास करते हुए कहती है कि उसे कोई प्लान नहीं चाहिए, वो अकेले ही सबको मार गिराएगी। रियोन उसे शांत करता है और अपना स्ट्रोक बताता है, हमें अपना पार्टिंग स्टाइल बदलना होगा। सिक्स्थ हॉल वाले बहुत ही जिद्दी फाइटर्स हैं। वो हमारे पुराने अटैक्स के हिसाब से अपना ऑरा सेट करके बैठे हैं। हमें बस उसी गैप का फायदा उठाना है। जो लोग इंस्टिंक्ट पर ज्यादा भरोसा करते हैं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है अनफेयर प्ले यानी धोखे से किया गया वार। रियोन साफ साफ कहता है कि अगर जीतना है तो उन्हें अपनी पुरानी आदतें छोड़नी होंगी और दुश्मनों के दिमाग के साथ खेलना होगा। रियोन के साथ ही हैरान थे। वो उससे पूछते हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम ऊपर बैठकर पूरी लड़ाई देख रहे थे। केन के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है और रियोन बस इतना कहता है कि उसकी सुनने की शक्ति, सेंस और स्मेल और इंट्यूशन बाकी आम स्टूडेंट से बहुत ज्यादा शार्प है। और दोस्तों, रियोन के इसी प्लान की वजह से फिफ्थ हॉल ने सिक्स्थ हॉल की धज्जियां उड़ा दी। अब वापस आते हैं बैटल ग्राउंड पर। फिफ्थ हॉल के बच्चे रियोन के प्लान के हिसाब से लड़ रहे थे। वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। रोनान भी अपने दुश्मनों को धूल चटा रही थी। तभी रियोन, जो एक चट्टान पर अकेला बैठा हुआ ये सब देख रहा था, उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई आ खड़ा हुआ है। रियोन अपनी गर्दन को हल्का सा घुमाता है और कहता है, तो अब हमारी बारी है। उसके पीछे खड़ा था सिक्स्थ हॉल का लीडर केन। केन बहुत ही फोकस और गुस्से के साथ रियोन को घूर रहा था। रियोन अपने हाथ चट्टान पर रखता है और समझ जाता है कि अब हालात पूरी तरह से पलट चुके हैं। फिफ्थ हॉल अब डोमिनेट कर रहा था, इसलिए केन के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसे हर हाल में फिफ्थ हॉल के कमांडर यानी रियोन को हराना ही था। केन अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं लगातार यही सोच रहा था कि आखिर हमारी परफेक्ट स्टेजी फेल कैसे हो गई, हम हार क्यों रहे हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, तुम ही वो इंसान हो जिसने इन्हें अपना पार्टिंग स्टाइल बदलने पर मजबूर किया। केन अपनी तलवार निकालता है और आगे कहता है, अफवाहें थी कि फिफ्थ हॉल में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन लगता है वो सब सिर्फ झूठ था। रियोन धीरे से अपनी नजरें केन की तरफ घुमाता है। केन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मुठ्ठियां भींचता है और ऐलान करता है, तुम्हारी ये चालाकी यहीं खत्म होगी, ये लड़ाई यहीं खत्म होगी। और इतना कहते ही केन की तलवार से भयंकर आग की लपटें निकलने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, केन का ऑरा फायर एलिमेंट का था। केन
अपनी तलवार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हुए कहता है, मैंने सुना था कि तुम्हारा ऑरा भी फायर टाइप का है। रियोन ओडिसी हैरानी का नाटक करते हुए पूछता है, क्या सच में तुम्हारा ऑरा भी मेरी तरह है? केन गमन में चूर होकर कहता है, तुम्हारे लिए ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि मेरी एलिमेंटल पावर तुम्हारी आग से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और बात सिर्फ एलिमेंट की नहीं है, मेरा माना किसी भी आम स्पोर्ट्समैन से कई गुना ज्यादा है। केन अपनी तारीफों के पुल बांध ही रहा था कि रियोन को गुस्सा आ जाता है। रियोन बीच में ही उसे टोकते हुए पूछता है, क्या तुम्हारे खानदान का सबसे पहला रूल यही है कि लड़ाई शुरू करने से पहले दुनिया भर की बकवास करनी है? आपको क्या लगता है, क्या केन की ये आग हमारे एमसी रेयन के सामने टिक पाएगी? रेयन धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, तुम मुझे हराने की बात कर रहे हो, थ्योरी में भी तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। और तभी रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन आता है। रेयन की पूरी बॉडी से भयानक आग की लपटें निकलने लगती हैं। ये कोई आम आग नहीं थी, ये 10,000 फ्लेम्स का वो खौफनाक रूप था जो किसी को भी राख कर सकता है। दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। रेयन अपनी गर्दन नीची करते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली आग होती क्या है। अगले ही पल एक बहुत ही भयंकर और तेज आग का तूफान सीधा केन की तरफ बढ़ता है। केन की आंखें पटी की पटी रह जाती हैं। वो रेयन की आग की स्पीड और ताकत देखकर पूरी तरह से शॉक में था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ट्रेनी के पास इतनी भयंकर ताकत कैसे हो सकती है। केन अपनी तलवार को पीछे खींचता है। उसे याद आता है कि किसी ने उसे बताया था कि रेयन ने सिर्फ माता को ही नहीं बल्कि ओवन किंगडम के प्रिंस को भी हराया था। केन समझ जाता है कि भले ही रेयन का ऑरा देखने में छोटा लग रहा हो, लेकिन उसकी असली ताकत और डेंसिटी किसी भी मास्टर से कम नहीं है। लेकिन केन भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ता है और पूरी ताकत के साथ रेयन के हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, वो चिल्लाता है। धड़ाम, दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं। चारों तरफ गोल गोल आग की लपटें घूमने लगती हैं। पूरा जंगल इस भयंकर टकराव की रोशनी से चमक उठता है। केन अपने दांत पीसते हुए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो जोर से चिल्लाता है, लेकिन तभी उसके गाल पर एक कट लग जाता है। केन को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। वो अपनी तलवार से रेयन के हमले को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन रेयन की आग उसकी आग को पूरी तरह से निगल रही थी। केन मन ही मन घबराते हुए सोचता है, क्या मेरी आग इसकी आग से कमजोर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई यही थी। दोस्तों, रेयन बस एक हल्की सी स्माइल देता है और अपना मुंह खोलकर एक जोरदार दहाड़ मारता है। बूम! घने जंगलों के बीच एक बहुत ही भयानक फ्यूजन एक्सप्लोजन होता है। आग का एक बड़ा सा गोला आसमान की तरफ उठता है। जब धुआं और धूल छिड़ती है तो हम देखते हैं कि 6th हॉल का बेस्ट स्टूडेंट, उनका घमंडी लीडर केन, जमीन पर औंधे मुंह गिरा पड़ा है। उसका सिर जमीन में धंसा हुआ था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। रेयन बहुत ही स्वैग के साथ अपनी तलवार नीचे करता है और जमीन पर पड़े केन से पूछता है, तुम कुछ कह रहे थे ना कि तुम मुझे हरा दोगे। मुझे हराने का सपना देखना छोड़ दो। इधर 5th हॉल के बच्चे अपने लीडर का ये जलवा देखकर खुशी से पागल हो रहे थे। डोरियन अपनी उंगलियां मुंह पर रखकर हैरानी से ये सब देख रहा था। रेयन वापस आकर एक पत्थर पर बैठ जाता है। उसके साथी भागकर उसके पास आते हैं। वो बहुत हैरान थे कि दुश्मन का कमांडर अचानक से रेयन के पास कैसे आ गया। रेयन बहुत ही चिल अंदाज में समझाता है, जब तुम हार रहे हो तो हालात पलटने का सबसे आसान तरीका होता है सीधे दुश्मन के कमांडर को उड़ा दो। बैरन, जो अब रेयन की इज्जत करने लगा था, वो रेयन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें पहले से पता था कि केन तुम पर हमला करने आएगा? रेयन जवाब देता है कि 6th हॉल वाले बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, वो हमारे धोखे में आ गए। बैरन आगे कहता है, बात सिर्फ इतनी नहीं है रेयन, अगर हमने तुम्हारी बात नहीं मानी होती और तुम्हारे दिए हुए ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया होता तो 6th हॉल हमें पक्का हरा देता। माथा, जो कभी किसी की तारीफ नहीं करती, वो भी अपना मुंह घुमाते हुए मान लेती है। मुझे ये एक्सेप्ट करते हुए बहुत नफरत हो रही है, लेकिन ये बात सच है, अगर तुम नहीं होते तो हम ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाते। रुनान भी बहुत ही प्यार और रेस्पेक्ट के साथ रेयन की तरफ देखती है। 5th हॉल के सभी बच्चे एक साथ कहते हैं कि आज से वो रेयन को 5th हॉल का बेस्ट स्टूडेंट और अपना असली लीडर मानते हैं। वो कसम खाते हैं कि अब से वो बिना किसी ऑब्जेक्शन के रेयन का हर ऑर्डर मानेंगे। ये सुनकर रेयन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है कि इस नई हार और जीत के एक्सपीरियंस ने इन बच्चों को उड़ा मैच्योर मचो कर दिया है और ये बहुत अच्छी बात है। वो अपने साथियों को देखकर सोचता है कि यही वो 5th हॉल है जिसे वो हमेशा से देखना चाहता था। रेयन उन्हें शाबाशी देते हुए कहता है, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अगले ही पल रेयन का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। उसके गालों पर पसीने की बूंदें थी। वो एक बहुत ही कड़क लीडर की तरह उन्हें हकीकत का आईना दिखाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लड़ाई ने तुम्हें सिखा दिया होगा कि अपनी सक्सेस के घमंड में चूर होना कितना खतरनाक होता है। जब तुम बिना किसी टैक्टिक्स के, बिना दिमाग लगाए सीधे लड़ाई में कूद पड़ते हो तो उसका अंजाम यही होता है जो शुरुआत में तुम्हारा हुआ था। रेयन चारों तरफ जमीन पर पड़े हुए घायल बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जरा सोचो, अगर ये कोई ट्रेनिंग बैटल नहीं होती बल्कि एक असली जंग होती तो अब तक तुम सबकी लाशें यहाँ बिछी होती। रेयन अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, इस सबक को कभी मत भूलना। इधर एक पेड़ के तने से टिक कर खड़ा केन ये सारी बातें सुन रहा था। अंधेरा होने लगा था, इसलिए रेयन अपनी टीम को जंगल में टेंट लगाने और पहरेदारों को चुनने का ऑर्डर देता है। केन रेयन की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, ये लड़का मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये सिर्फ तलवारबाजी
फिजिकली में ही नहीं बल्कि मेंटली भी हमसे बहुत आगे है। केन को अपने आप पर शर्म आ रही थी। वो सोचता है कि वो फिफ्थ हॉल को घमंडी समझ रहा था, लेकिन असल में सबसे बड़ा घमंडी तो वो खुद था। केन हिम्मत करके रेयन के पास आता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो पूरी इज्जत के साथ कहता है, रेयन, मैंने आज तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुमने मुझे सिखाया कि लड़ाई के आखिरी पल तक कभी भी अपनी गार्ड नीचे नहीं करनी चाहिए और हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए। केन अपनी हार को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए कहता है, मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि मुझे लगा हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन तुमने हमें सिर्फ बैटल में ही नहीं हराया, तुमने मुझे वन ऑन वन ड्यूएल में भी धूल चटा दी। केन हाथ जोड़कर रेयन को शुक्रिया कहता है और उसे अपना रक्षक सेव्य मानता है। रेयन भी मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाता है। रेयन मन ही मन सोचता है कि ये लड़का सीगर्ट खानदान के बाकी बिगड़े हुए रईसजादों से काफी अलग और अच्छा है। रेयन कहता है कि उसने भी इस लड़ाई से बहुत कुछ सीखा है। तभी केन एक बहुत बड़ा वादा करता है। वो कहता है, रेयन, अब से इस मिशन में सिक्स्थ हॉल तुम्हारी पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। हम तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। दोस्तों, आखिरकार रेयन ने अपनी सूझबूझ और ताकत से दो राइवल टीम्स को एक कर दिया। अब कहानी में एक छोटा सा टाइम जंप आता है। 2 हफ्ते बीत चुके हैं। रेयन और दोनों हॉल्स के बच्चे सर्दियों के घने जंगलों से होते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलते चलते रेयन एक ऊंची चट्टान क्लिफ के पास पहुंचता है। वो पहाड़ के नीचे बसे एक छोटे से सेटलमेंट को देखता है। वो कहता है, तो यही वो गांव है। गांव में कुछ लकड़ी के घर बने हुए थे। रेयन उस गांव को देखकर एनालाइज करता है कि ये एक बहुत ही छोटा और शांत गांव है जहां कोई टूरिस्ट नहीं आता। यहाँ के लोग सिर्फ अपनी खेतीबाड़ी पर जिंदा रहते हैं। रेयन सोचता है कि ऐसे सुनसान इलाकों में अक्सर मॉन्स्टर्स या खूंखार ऑक्स का हमला हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक टिपिकल मिशन लग रहा था, लेकिन दोस्तों, क्या ये मिशन सच में इतना आसान होने वाला है? क्या उन खूंखार ऑक्स के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी है? और क्या रेयन और उसकी नई यूनाइटेड टीम इस अनजान खतरे का सामना कर पाएगी? ये सब सस्पेंस और तबाही से भरा एक्शन हम देखेंगे अगले धमाकेदार एपिसोड में। अगर आपको आज की वीडियो में रेयन का स्वैग और उसकी मास्टर तेजी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर ठोकना। कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या माता कभी पूरी तरह से सुधेगी? और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और घंटी बेल आइकॉन भी बजा देना ताकि आप कोई भी भयंकर अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के बाय बाय गाइस।